नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों से। कल आपको मालूम है अखिलेश यादव ने एक बड़ी घोषणा की थी, अगर उनकी सरकार आती है तो वो महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना देंगे। उसके अलावा उन्होंने और बहुत सी घोषणाएं की थी, खासतौर पर महिलाओं को सामने रखकर। डिंपल यादव जी ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उसकी बात भी आज हम लोग करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के साथ एक ऑनलाइन संबोधन उनका किया, मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, वो भी युवा सेंट्रिक थी, उसकी बात भी करेंगे। अमेठी के लिए स्मृति ईरानी ने वहां के पदाधिकारियों से मुलाकात की है। रायबरेली के सांसद कह रहे हैं कि रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहना हमारे नाम पर कलंक है, इसकी बात भी होगी। जयंत चौधरी की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है और वेस्टर्न यूपी में एक मर्डर को लेकर अखिलेश यादव ने जाट राजनीति गरमा दी है। ये सारी बातें यूपी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनकी चर्चा करेंगे। तो मिशन यूपी के लिए सारी पार्टियों ने कमर कसी हुई है। सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं। आधी आबादी के वोट के लिए चुनावी सौगातों की बौछार होने लगी है। सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस सफर का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी भी सरकार बनने पर महिलाओं के लिए तिजोरी खोलने का वादा कर चुकी है। छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा, महिलाओं को 40,000 सालाना की पेंशन समेत तमाम स्कीमें लाकर अखिलेश यादव ने एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने रखने की कोशिश की। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की महिला विंग के साथ कल मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने खूब सारे वादे किए थे। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि यूपी में सरकार आने पर 12वीं पास हर बेटी को लैपटॉप मिलेगा, हर महिला को हर साल 40,000 रुपए मिलेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में पहले भी साइकिल दी जाती थी, सरकार बनने पर फिर से बच्चियों को साइकिल देने का काम करेंगे। इसके अलावा जो 26,000 स्कूल उनका आरोप है सरकार ने बंद करा दिए, वो सारे स्कूल खुलवाए जाएंगे। मैनपुरी से सांसद हैं डिंपल यादव। उन्होंने प्रदेश की आधी आबादी से अपील करते हुए कहा कि आप समाज के पुराने रीति रिवाजों के अनुसार मत चलिए, बंदिशों में मत बंधिए, उनको तोड़ते हुए पूरे जुनून के साथ अपने काम को आगे बढ़ाइए और हम आपके साथ हैं। तो ये सारी बातें हुई और इस पर मैंने आपको बताया भी था कि बीजेपी की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान इसका नहीं हुआ है, लेकिन ये लगभग तय है कि एक स्कीम महिलाओं के लिए वो लेकर के आएंगे जिसमें 50,000 रुपए सालाना महिलाओं को दिया जाएगा। अभी इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। उसी का जवाब अखिलेश यादव ने कल दिया था। अखिलेश यादव जी को जवाब दिया उनके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर जी ने। राजभर जी ने कहा अखिलेश जी क्या बात करते हैं, वो महिलाओं को क्या दे सकते हैं? पहले तो महिलाओं को आरक्षण दे दें, आरक्षण का विरोध करना वो बंद कर दें। फिर उनसे सवाल हुआ, साहब आपकी सरकार भी तो ऐसा ऐलान करने जा रही है। उन्होंने कहा आपने ध्यान नहीं दिया, मोदी जी ने ऐलान किया था लखपति दीदी बनाने का, तो हम जो देने वाले हैं ये कोई झुंझुना नहीं है महिलाओं के लिए, ये तो महिलाओं को लखपति बनाने वाली स्कीम है। तो अखिलेश यादव की स्कीम में क्या कांटे हैं, इसकी बात होगी। तो आप ओम प्रकाश राजभर की बात पहले सुनिए, उनको अपनी सरकार की स्कीम पर, मतलब अपने गठबंधन की स्कीम पर कैसे एतबार है और अखिलेश यादव पर नहीं। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 5 साल में उनको अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम, महिला और नौजवान नहीं दिखाई दिया। आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आधी आबादी महिलाओं की है, जब उन्होंने ऐलान किया कि हम महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, ये दिमाग में किसी को समझ में नहीं आया कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उनका उद्देश्य था कि हर महिला को साल भर में 1 लाख रुपया कमाने के लिए हम रोजगार देंगे। उसी कड़ी में आपने देखा कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका बंगाल हो, चाहे बिहार हो, अब यूपी का चुनाव है, तो जो वादा उन्होंने किया है उस वादे के तहत महिलाओं के खाते में, भाई रोजगार करने के लिए पैसा चाहिए ना, बिना पैसे में रोजगार होगा, तो महिलाओं को रोजगार करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये बात पसंद नहीं आ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। इस नाते कि अभी आपने देखा लोकसभा सत्र चल रहा था, तो महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। महिला बिल का विरोध किसने किया? ये अखिलेश जी के समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका निभाओ, हम नहीं कह रहे कि मत निभाओ, लेकिन जहां आधी आबादी के लोगों के अधिकार की बात हो तो आप विरोध करते हो कि नहीं, महिलाओं का आरक्षण हम लागू नहीं होने देंगे। खुला है, आपने सदन नहीं चलने दिया और बाहर ड्रामा कर रहे हो, डब्बा कपारे पर रख करके नाच रहे हो। डब्बा कपारे पे रख के नाच रहे हो उन्होंने कहा, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कपारे पे रख के जिसके फोटो लगा के नाच रहे थे उनका कोई आदमी पकड़ाया है?
बीजेपी के किसी आदमी ने चोरी की क्या राम मंदिर में, ये भी बोले वो, मतलब बीजेपी से बढ़कर के बीजेपी का बचाव कर रहे हो राजभर जी। फिर आगे अखिलेश जी के ऐलानों पर बोले कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो मतलब उनके ऐलानों का कोई मतलब नहीं। इतना आसान नहीं क्या लेकिन त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, इसको थोड़ा सा एक तो ये बात कर लें और उसकी शुरुआत यहाँ से करना चाहिए कि हम लोग इतने समय से कह रहे हैं और हम सब मानते भी हैं, समीर जी भी मानते हैं, समीर जी 2-3 बार बहुत जोर जोर से कह चुके हैं कि एकदम प्रचंड बहुमत में योगी जी आ रहे हैं, यूपी में कोई समस्या भाजपा को है नहीं। अब तो देखिए राष्ट्रीय टीम भी बन गई, विनोद तावड़े जी प्रभारी भी बनाए, मतलब कुल मिला के सब कुछ बड़ी रोजी पिक्चर है। हिंदू हृदय सम्राट, इतना विकास, लॉ एंड ऑर्डर इतना शानदार, उसके बाद भी जेबा में पैसा, ये पूछा जाता है भाई। हम इसीलिए तो कह रहे हैं ना, इसको संदर्भ के साथ बात करनी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा कि अखिलेश यादव विपक्ष में है, उनके पास और कुछ शोकेस करने के लिए तो है नहीं, उनको तो कुछ बताना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर अखिलेश यादव कह दें इसी अंदाज में, ऐसे बढ़िया लाल टोपी सदरी उदरी पहने हुए कह दें कि हम कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, तो आप हंसने के अलावा कुछ और करेंगे? यही करेंगे ना भाई। समीर जी से पूछिए, हम कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, तो आपको भरोसा होगा? अखिलेश जी कह देंगे कि हम उद्योग धंधे लेकर आएंगे, तो भी लोगों को शायद उतना यकीन नहीं होगा। लेकिन अखिलेश जी जब कह रहे हैं कि 40,000 रुपया हम दे देंगे, तो लोगों को लगेगा हाँ ये काम ये कर सकता है आदमी, क्योंकि इसमें कोई मतलब कुछ है नहीं ना, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो कर देंगे। मैं ऐसा मुझे लग रहा, हो सकता है विजय जी को और समीर जी को, राजकुमार जी को अलग लगे। मुझे एक चीज जो सबसे मतलब खराब दिख रही, गड़बड़ दिख रही है, अगर इतना काम करने के बाद भी योगी आदित्यनाथ को कोई पैसा डालने वाली स्कीम लानी पड़ी, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। नहीं, अब पड़ी हटा दीजिए, वो तो राजभर जी ने कंफर्म कर दिया ना, पड़ी सवाल तो उसी स्कीम पे पड़ी, इसीलिए कह रहा हूं कि अगर पड़ गई तो इसका मतलब कि हम लोग योगी जी के सारे वो जो गुंडा खत्म, अपराधी खत्म, कानून व्यवस्था अच्छी, 24/7 शहर चल रहे हैं, बिजली शानदार, गांव-गांव तक सड़क, सब कुछ तो बढ़िया हो रहा था। इसका मतलब है कि हम लोग वो नहीं देख पा रहे थे जो बढ़िया नहीं हो रहा है सर। वो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2024 में 3706-43 कांग्रेस और सपा जीत ले गए और 33 पे रह गई भाजपा, वो बड़े गहरे बैठा हुआ है। इसका मतलब यह कि भाजपा के कम से कम 3 हारे हुए सांसदों ने तो मुझसे निजी तौर पर कहा कि मुझे तो हमारी ही सरकार ने हरा दिया वो भी है। इसका मतलब यह हुआ कि उनका कार्यकर्ता जो उस तरह से कह रहे थे, तो कहे कि अच्छा कैसे करेंगे, तो आजकल नाराज घूम रहा, कह रहा काम तो हमारा हुआ नहीं, सब कुछ है, ईमानदारी की बात बहुत होती है, लेकिन दूसरे तो सब कर रहे हैं। इसका मतलब उसको टैप करना है। और क्या ये अच्छा है? क्या मतलब सवाल ये कि इतना अच्छा होते हुए भी अगर पैसे पर बात आ रही, चाहे वो अखिलेश कर रहे हो चाहे योगी जी कर रहे हो, मोटी बात कॉन्फिडेंस हिला हुआ है ना? इसका मतलब तो नहीं, यही नहीं, नहीं सर, इसका कारण देखिए ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम देखिए ना, इतना काम करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों में आ गई। इतना काम करने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी 240 सीटों पर आ गए। इतना अच्छा काम करने के बाद भी बनारस में देश में प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख से जीते। तो काम करने के बाद भी जनता ने इतना वो समर्थन नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी। तो लगा कि भाई सब कुछ करने के बाद भी अगर है तो ऐसा क्या है कि जो एडिशन पार्टी को कर सकता है, क्या है जिससे भाई काम के साथ साथ एक अतिरिक्त सहयोग पार्टी को हो जाएगा। तो पार्टी को लगा कि भाई ये कैश का मामला ऐसा होता है जो हर जगह चलता है, ये ऐसा है कि ये सिक्का हर जगह चलने वाला है, ये कहीं फ्लॉप नहीं हुआ। अद्भुत बात आपने बोल दी है। यूपीआई के जमाने में कैश हर जगह चलता है, ये सिक्का हर जगह चलता है। महाराष्ट्र तो वहां भी चला, ये बिहार में भी चला, ये बंगाल में भी चला और सब जगह चला है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भाई ये दाव हम क्यों छोड़े, दूसरे को मौका क्यों दे कहने का कि अखिलेश अगर 40,000 रुपए दे रहे हैं तो हम सरकार में, हम अगर चुनाव के 3 महीने पहले 10,000 रुपए भी अकाउंट में भेज देंगे तो महिलाओं को भरोसा होगा ना कि 10,000 तो खाते में आ गए, योगी जी को आने दो, बाकी बचे हुए 40,000 में 10-10 करके आ जाएंगे। अच्छा, आप दोनों ने 2024 की बात की। 2024 का मतलब जाति वाला बिल्कुल अटक ना जाए कहीं, यही डर है लेकिन ना? 2 काउंटर हैं। हाँ, उदाहरण के तौर वो जयंत चौधरी जी की मीटिंग और हरियाणा वाली मर्डर वाली खबर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन समीर जी ने हरियाणा की बात नहीं की, समीर जी ने बंगाल की बात नहीं की। बंगाल में कितना पैसा दे दी, बीजेपी तो सरकार में ही नहीं थी। समीर जी ने दिल्ली की बात नहीं की जहां अरविंद केजरीवाल तो सब कुछ पैसा दिए जा रहा था, बिजली पानी। जनता इस पर वोट नहीं करती है, नेता इस तरह का फर्जीवाड़ा करके अपनी स्कीम चलाने का एक नया कार्यक्रम खोज लिए।
मैं इससे सहमत नहीं होता। मैं बार बार असर करता होगा, लेकिन यह कहना कि यही सब गेम चेंजर है, इसका मतलब कि और सारी चीजें सब खत्म, हिंदुत्व, विकास, सब कुछ खत्म। सपोर्ट आप तो खुद ही मान रहे हैं ना, तभी लाना पड़ रहा है ना। ये मैं सपोर्ट कह रहा हूं कि ये पड़ रहा है, इसका मतलब कि आप अपने उन कामों को या तो ठीक से बता नहीं पा रहे हैं, नहीं। आपका अपना भाई इतने इनको लगता है अखिलेश जी बेहतर बता जाएंगे। अखिलेश जी को जो बताना है वो बेहतर बता जाएंगे। जैसे वो क्या बता रहे हैं, मैं उदाहरण के लिए आपकी बात से मैं वो खबर बाद में लेता। कल जयंत चौधरी जी की, पहले तो मैं आपको बता दूं, आरएलडी चीफ जो है उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ कल मीटिंग हुई है, उसकी फोटो भी आई है। तो उनकी मीटिंग हुई। अब इसको देखने के अलग अलग नजरिए हैं। कुछ लोग इसको मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ करके भी देख रहे हैं कि ये भी एमओएस हैं, स्वतंत्र प्रभार है, तो हो सकता है उनका एलिवेशन हो जाए, कैबिनेट में आ जाए। यूपी का चुनाव है, इसको देखते हुए, और वेस्टर्न यूपी अब चुनाव है तो, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं बीजेपी के। कह रहे नहीं भाई, ये तो मीटिंग कल हुई। एक कल शामली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खतरनाक मर्डर हुआ है एक हरियाणवी सिंगर का। खबर दे दीजिए। अब उस हरियाणवी सिंगर के कत्ल के बहाने अखिलेश यादव ने जो राजनीति की है, आप जरा उसको देखिए। वो खबर लगा दीजिए जरा। अब वो ये देखें, उसका शव सड़क पर रखकर उसकी माँ बहन सब जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बाइक पर सवार 2 बाइक पर 4 बदमाश आए। वो सिंगर जो है जिम से बाहर निकल रहा था और उसको ऊपर ताबड़तोड़, अंकित बालियान उसका नाम है, 20 राउंड गोली चली है, ऐसा बताया जा रहा है। एक आदमी के ऊपर 20 राउंड गोली चली है। शामली में यह घटना हुई है। कल जिम से निकलते वक्त वो कार की तरफ जा रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। हरियाणा का सिंगर है। यह भी बताया जा रहा है कि बदमाशों ने गाड़ी के बोनट पर चढ़कर उसके ऊपर गोलियां चलाई। इसका अंदाजा भी आप लगाइए। मौके पर ही अंकित बालियान की मौत हो गई और उसके बाद चारों बदमाश वहां से फरार हो गए। अब इसके बाद लिख रहे हैं अखिलेश यादव कि जाट समाज आक्रोश में है। अखिलेश यादव का पोस्ट देखिए। वो कह रहे हैं जाट समाज में बड़ा गुस्सा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस हत्याकांड के बाद से। तो वो ये काम जो है वो खुलकर करने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अखिलेश यादव जाट राजनीति उभारने की कोशिश कर रहे हैं। अब मसला लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर भी योगी आदित्यनाथ के प्रमुख कामों में से एक माना जाता है, और उस पर ऐसा हत्याकांड हो जाए, हत्यारे आराम से फरार भी हो जाएं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला हो, प्रमुख जो सहयोगी हो वो जाट समुदाय का बड़ा नेता भी हो, और वो आपका साथ छोड़ करके अभी अभी बीजेपी के पास गया भी हो, तो उनके पास सारी चीजें थीं इस मामले को जाति से जोड़कर उठाने की। वो अखिलेश यादव ने काम कर दिया है। अखिलेश यादव का इस चुनाव में जाने का जो प्रमुख प्लांक रहने वाला है सर, वो यही रहने वाला है। ये बिल्कुल क्लियर है। इससे आमतौर पर आप किसी हत्याकांड में अभी कोई लेना देना नहीं है, इसका जाट समाज से इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी जोड़ा उन्होंने। नहीं, जाट समाज से जोड़ने का कोई मतलब नहीं, लेकिन वो तो राजनीति में उनके ये काम आएगा। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर से तो मतलब है इसका। बिल्कुल है। बेहतर होता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर चैलेंज करते वो सरकार को, यही तो मतलब वो बड़ा काम होता है ना। लेकिन वो हमसे ज्यादा समझदार लोग हैं, वो समझते हैं भाई वेस्टर्न यूपी में शामली में ये घटना हो तो जाट समाज को कैसे फ्लॉक में लिया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि अखिलेश जी ने ही सोचा होगा, जैन जी ने भी तो सोचा होगा, तभी प्रधानमंत्री जी से मिले। आपकी कोई फोटो है रजत जी के साथ मिलते हुए की, जो सोशल मीडिया पर आप लगाते हो? ये कौन सा है? एक मंत्री अपने प्रधानमंत्री से मिल रहा है, उसकी फोटो लगा रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारे मायने होते हैं। कोई दल मिले, कोई सहयोगी मिले, चीफ मिनिस्टर बाहर से आते हैं वो मिलते हैं, वो ठीक है। मिनिस्टर ही प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है और फोटो चला रहे हैं। सर मिनिस्टर भी रोज नहीं मिलता ना। ये मत बोलिए, फिर और दिक्कत होगी। रोज थोड़ी मिलता है सर, मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर से मिलना कोई खबर चलिए नहीं होती है मेरे हिसाब से। लेकिन वो एक दूसरे तरीके के प्रोजेक्शन पर काम कर रहे हैं। वो भी आप जो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है कि भाई कैबिनेट रिशफल हो तो हमारा नंबर आ जाए, और फिर ऐसी घटना हो जाए तो उनके लिए फायदेमंद भी होता है ना कई बार, कि एक दबाव बनता है सरकार पे कि एक हत्या हो जाए, जिसे हम लोग नहीं मानते। मैं तो उसके लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर देखता हूँ, लेकिन जाट समाज ये पूरा पोस्ट मैंने पढ़ लिया सर। इसमें कानून व्यवस्था की बात की है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को शून्य करते हुए जिस प्रकार शामली में लोकप्रिय गायक अंकित बालियान की 18 राउंड गोली चलाकर हत्या हुई। फिर वो अब बाद में वो लिख रहे हैं, जाट समाज ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर ही अपनी मांग बुलंद कर दी है। उत्तर प्रदेश का समस्त जाट समुदाय इसे अपने ऊपर प्रहार मानता है। जाट समुदाय उनके साथ है नहीं वैसे तो, मतलब अखिलेश जी के साथ तो नहीं है ना मोटे तौर पर। वो था कभी ना कभी किसी के साथ होता है तो होता है। अब जैन जी नहीं है उनके साथ जो 1 रुपया हो गए हैं आजकल। वैसे इस हत्याकांड का मैं आपको बता दूं, अभी जो खबरों में आ रहा है, बाकी तो जांच में पता चलेगा। जाहिर है ऐसी हत्या हुई है, हत्याकांड हुआ है, 18-20 राउंड गोली चलेगी तो कोई
मतलब कुख्यात अपराधी इसके पीछे थे, तो गैंग वॉर का कोई मामला सामने है, वो सामने आ रहा है कि इन्होंने कोई गीत गाना वाना बनाया था किसी एक गैंग के समर्थन में या किसी एक तो तथ्य के तौर पर नहीं, गाने वाले पे तो मैं अच्छा कि आपने याद दिला दिया, तो मैं उसी को पहले बोल देता हूँ, फिर दूसरी वाली बात बोलूंगा। इनका जो सबसे हिट गाना था, हाँ ये वही चल रहा है, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, वही गाना उसकी, ये इनका सबसे हिट गाना था। और सचमुच क्या इस तरह के वॉयलेंस वाले वल्गर हिंसक ऐसे गानों को प्रमोट किया जाना चाहिए, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अब जो सबसे ज़रूरी, चूंकि आपने किया और पूरी समीक्षा हो गई जाट कम्युनिटी की, अभी तक वैसे अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन जो नाम आ रहा है वो आ रहा है गोगी गैंग का। गोगी का है। और गोगी गैंग जो है वो मूलतः जाट कम्युनिटी से ही जुड़ा हुआ है, गोगी शाहपुरिया शायद ऐसे ही कुछ है उसका नाम जो है वो। अब सवाल ये है कि अगर उनके बीच की ये लड़ाई है और उसमें जाट ही मारने वाला है, तो फिर तो बेहतर होता ना कि आप कानून व्यवस्था पर ही टिके रहते। तब तो ये समझदारी नहीं हुई, तब तो ये सोचना पड़ेगा कि ये जो जिस तरफ नैरेटिव ले जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं। और एक चीज थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि विजय जी ने आलोचना में आज थोड़ा ज्यादा, फोटो तो सर सबके साथ डालते हैं मोदी जी, जो भी मंत्री या जो भी मिलता है, इवन कई बार तो लोग सपरिवार जाते हैं, सांसद परिवार, तो उनकी भी फोटो डालते हैं। जाना अलग होता है, ठीक है, मतलब डालते हैं, ये मुझे लगता है कि शायद वो नहीं, लेकिन मुझे तो अजीब लगता है कि मतलब प्रधानमंत्री के साथ अपने मंत्री की फोटो डालना कोई नहीं, कमाल की बात है। ऐसे नहीं डालते, लेकिन जब कोई मिलने जा रहा है अलग से तो उसकी फोटो डालेंगे। और चूंकि जयंत चौधरी अपनी पार्टी के नेता हैं, तो अगर उस तरह से देखें तो अगर एक आपका सहयोगी दल का नेता आ रहा है तो उसकी फोटो तो वैसे भी डालनी चाहिए। तो एक वैसे एक बात जो आपने और कही थी ना सर, नहीं वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार ठीक ठाक रिकॉर्ड रहा है ऑपोजिशन का। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सर कुल 29 सीटें मान लें तो उसमें से 14 बीजेपी की थी, समाजवादी पार्टी की 11 थी, और 2 जो हैं वो राष्ट्रीय आरएलडी की थी, एक कांग्रेस की और एक आजाद समाज पार्टी की, जो चंद्रशेखर जो जीते थे वो थी। वो हार गए थे भाई, संजीव बालियान हार गए थे। बड़ा झटका, संजीव बालियान हारे थे, बड़ा झटका था बीजेपी के लिए। हारे थे लेकिन हार गए। और तब ये आ चुके थे इधर, ये भी बताना जरूरी है, जयंत चौधरी बीजेपी एनडीए में आ चुके थे। हाँ, आ चुके थे, और लोग उसके कई अर्थ निकालते हैं। एक संगीत सोम वाला एंगल है, एक जयंत चौधरी वाला भी एंगल है, बहुत सारे एंगल है हर जीत के पीछे भी। इस घटना की अगर बात करें तो ये बात सही है, और जैसा ज़्यादातर लोगों ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को राजनीतिक अटैक करना था तो कानून व्यवस्था पर करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग 2-3 दिन पहले भी बात कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी, सबसे बड़ा गुड वर्क जो वो बताते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट है। अगर इस तरह की घटना होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान इंप्रूवमेंट के दावों पर लगता है। वो राजनीति करनी चाहिए अखिलेश यादव को, लेकिन पश्चिमी यूपी का जो सामाजिक समीकरण है वो ये डिमांड करता है कि कहीं ना कहीं आप इस बहाने अपना समीकरण बनाने का या सामने वाले का समीकरण बिगाड़ने का काम भी करें, तो वो ये काम कर रहे हैं। एक नाम में से अंकित वालियान की हत्या के संदर्भ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी आ रहा है इसमें भी जी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हर बड़े हत्याकांड के बाद इस तरह की खबरें चल पड़ती हैं और उनका सच आखिर तक पता नहीं चलता। तीसरी बात, हर्षित ने बड़ी अच्छी बात कही कि कैसे गाने लिखे जा रहे हैं, कैसे गाने फिल्माए जा रहे हैं। वल्गर गानों के संदर्भ में अक्सर भोजपुरी गानों की चर्चा होती है, लेकिन सच ये है कि हरियाणा और पंजाब में गन कल्चर, ड्रग और वल्गरिटी, इन तीनों को फोकस करके ही फोक सॉन्ग लिखे जा रहे हैं, और ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि पूरी एक जनरेशन को ये बर्बाद कर रहे हैं। अब राजनीति की अगर बात करें तो जयंत चौधरी एक बड़ा फैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, आज भी है, बिल्कुल है। बहुत कम होते होते भी उनकी एड ऑन वैल्यू तो बची हुई है। नहीं, वो शायद वो वैल्यू बढ़ा दी, वो जो अखिलेश यादव जी ने वो जो 54 का रुपया बना दिया था फिर भी चले गए वाला बयान दे दिया ना, वो काफी उछाला जा रहा है राजनीति में, खासकर जाति की राजनीति की अगर बात करें तो भाई जाति जनगणना की बात क्यों होती है? मंडल के बाद एक जातीय अस्मिता का बड़ा राजनीतिक कारक पैदा हुआ जो 1990 से पहले नहीं था। अब हर जाति अपने अस्मिता के साथ जुड़ती है और उसके साथ वोट करती है। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, इनको और बीजेपी को संभालना पड़ता है, खुश रखना पड़ता है। उसकी वजह भी ये है ना, किसी पे 1.5% है, 2% है, 4% है, लेकिन वो भी जरूरी होता है। तो जयंत चौधरी की अपनी एक यूएसपी है वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स में, हालांकि वो लगातार कम होती गई है, फिर भी
और ये आपने सही इशारा किया, बहुत संभव है कि चुनाव से पहले जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है उसमें जयंत चौधरी का एलिवेशन हो जाए, मुमकिन है। अच्छा, इसके अलावा भी यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर नीचे के नटबोल्ट कसने की कोशिशें भी तेज हो गई है। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है अभी से, आपको मालूम है, अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी जी को। तो उन्होंने अमेठी जिले के बीजेपी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई। अब चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ से लेकर मंडल तक उन्होंने चर्चा की। स्मृति ईरानी ने खुद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की हैं और ये लिखा कि संगठन के कार्यक्रमों तथा सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ना ये मेन लक्ष्य है और अमेठी में पार्टी संगठन को मजबूत करना हमारा टारगेट है। तो अमेठी पर एक बार फिर से फोकस हो गया स्मृति ईरानी का। दूसरा बयान रायबरेली का, जहां से सांसद हैं राहुल गांधी। अब बीजेपी संगठन रायबरेली के क्या कर रहा है, इसको आपको मैं बताता हूं। इसकी तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वो सबसे आगे हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने एक बयान दिया, उन्होंने खुद ही इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया हुआ है। उन्होंने कहा कि रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, यह हमारे ऊपर कलंक है रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहना। रायबरेली में कांग्रेस का एक प्रधान नहीं, एक ब्लॉक प्रमुख नहीं, एक विधायक भी नहीं है कांग्रेस पार्टी का, और तो और जो सांसद हैं मतलब राहुल गांधी, वो भी दूसरे दलों की बैसाखी के भरोसे जीत करके आए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं देती कैंडिडेट वहां पर, इसलिए उनका कहना है कि जीत गया। उन्होंने कहा अगर आप वो वोट जोड़ लें तो ये सांसद न होते और भारतीय जनता पार्टी का सांसद रायबरेली से होता। दिनेश प्रताप सिंह आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और वो रायबरेली की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि बैसाखी पे जीत करके वो आए हुए हैं। अमेठी और रायबरेली पर फोकस दिखाना शुरू कर दिया है बीजेपी ने, त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए ये तो स्वाभाविक है और भारतीय जनता पार्टी तो इसके लिए जानी जाती है। बयान सुना दूं एक बार का दिनेश जी का बयान सुना। रायबरेली में सांसद तो कांग्रेस का है, कहां जाता है कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, ये हमारे ऊपर कलंक है। रायबरेली में एक भी प्रधान कांग्रेस का नहीं है, एक भी ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस का नहीं है, एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं है, और सांसद भी है तो दूसरे दलों की बैसाखी पर जीत के गया है। अगर दूसरे दलों के वोट निकाल दो तो राहुल गांधी यहां से भारतीय जनता पार्टी से पराजित होकर के गए हैं। तो ये जब कांग्रेस में थे तब भी कलंक था रायबरेली? नहीं, देखिए एक तो ये कि जो कह रहे हैं कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? कांग्रेस से आए ना, कांग्रेस का गढ़ नहीं है, तो बिल्कुल कांग्रेस का गढ़ है। और एक अंडरस्टैंडिंग के तहत सपा अगर उनको समर्थक दे रही तो ये कह के आप कब तक काम चलाएंगे कि दूसरों के भरोसे आते हैं। भाई ठीक है, वो समर्थन दे रहे हैं, आपने समर्थन के बावजूद आपने हरा दिया था ना अमेठी में। स्मृति जी ने जाके अमेठी में राहुल गांधी को हरा दिया। तो ये वाली जब कोई बात करता तो मुझे समझ नहीं आता कि आप कैसी राजनीति कर रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, और रायबरेली में जिस वक्त इनको टिकट दिया गया था वही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। लोग ये भी कहते हैं कि अगर स्मृति ईरानी को तुरंत बदल के टिकट रायबरेली किया होता और वहां से किसी और को लड़ा देते तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर बेहतर कर जाती। क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह जैसे एक खेमा अखिलेश सिंह का था, एक दिनेश प्रताप सिंह है, एक ऐसे ही मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी वाले वो भाजपा मंत्री हो गए। तो एक तरह से देखें कि जो गढ़ वाली स्थिति थी वो सब के सब तो भाजपा में है। अखिलेश जी की बिटिया अदिति विधायक भाजपा में कांग्रेस से थी, एक समय में तो गांधी परिवार पहुंचता था तो बिना अखिलेश सिंह के घर जाए काम नहीं। हालांकि अखिलेश सिंह बीच में विद्रोही भी रहे, उनका अलग इतिहास भूगोल है, लेकिन वो चर्चा छोड़ दीजिए अभी। दिनेश प्रताप सिंह, इनका पूरा परिवार कांग्रेसी, ये भी वही है। मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी में थे वो भी यही। अब गढ़ एक तरह से कहें तो आपने सबको जुटा लिया है, और अगर उसके बाद भी आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, उसके बाद भी आप हार जा रहे हैं। अभी तो लोकसभा चुनाव में आप लड़े थे ना राहुल गांधी से, क्या स्थिति हुई थी? दिनेश प्रताप सिंह कहां खड़े थे? ज्यादा मतों से राहुल गांधी जीत कर आए हैं। तो ठीक है, कहने के लिहाज से अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब हुआ कि आपकी तैयारी नहीं है, आप लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी ने के लिए आप नहीं कह सकते कि वो लड़ने के मतलब नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, अमेठी नहीं छोड़ा। मैं यूं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर स्मृति ईरानी को जैसे ही राहुल जी का ऐलान हुआ कि वो रायबरेली आए हैं, स्मृति ईरानी रायबरेली आ जाती तो आप मनोवैज्ञानिक तौर पर लड़ाई जीत लेते और अमेठी से आप अपने किसी और प्रत्याशी को उतार देते। ये उस वक्त भी मैंने कहा था, क्योंकि आप लड़ाई जब लड़ते हैं ना तो हमेशा फिर पर्सोना सेंट्रिक हो जाता है, फिर वो लड़ाई उस तरह की। स्मृति जब आई थी उन्होंने अमेठी को अपना घर बनाने की बात की, अमेठी में घर बनाया, बना लिया। आप छोड़ दें, आप छोड़ के चले गए, मतलब वो क्यों चेज करे नेता को? उन्होंने अमेठी चुना। आप इसको समझिए,
नहीं, जैसे कई बार सुवेंदु को आप राजनीति सुवेंदु में को देखिए। हाँ, मैं वही अभी उदाहरण के तौर पे सुवेंदु का बताने जा रहा उदाहरण हूं। लीजिए। सर नंदीग्राम संदेश- सुवेंदु जी की घर की सीट है। नहीं, वो तो इनके- वहां आकर हराया ना। जब आपको संदेश ममता जी की सीट पर हराया उनको। कालीघाट आए ना, नहीं, वो समझ गया मैं आपकी बात जब को। संदेश देना होता है तो और आप सोचिए ना जरा कि उस वक्त, ठीक है पीछे हम नहीं जा सकते, टाइम मशीन तो है नहीं, लेकिन है। सचमुच अगर ये होता तो आप परिदृश्य की कल्पना कीजिए ना क्या होता। अमेठी रायबरेली, कम से कम मतलब यूपी राहुल के इलेक्शन में भी मुश्किल में अमेठी रायबरेली पर फोकस अभी से है बीजेपी का। देखिए, दो सीटें ऐसी हैं जो गांधी परिवार के सम्मान से और परिवार से सीटें जुड़ी हुई लगातार, और जब भी गांधी परिवार की बात आती है तो अमेठी और रायबरेली के जिक्र किया जाता है हमेशा से। और मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं कि रायबरेली में कांग्रेस हमेशा ही जीती रही। भाई भारतीय जनता पार्टी 96-98 में जीती थी ना, वहाँ से अशोक सिंह चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के पास, ठीक है। 99 में वहाँ से फिर सतीश शर्मा ने उनको हरा दिया, उसके बाद से लगातार फिर वो सोनिया गांधी गई, फिर वो सोनिया गांधी लगातार वहाँ से जीतती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार चुनाव जीती है। अमेठी में भी राहुल गांधी को स्मृति ईरानी हरा चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन में काम करना चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि भाई उनके पास कोई विधायक नहीं है, आप सब पार्टी में लेकर आ गए हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज एक बड़ा वोटर है वहाँ को लगता है कि भाई ये सीट तो हम गांधी परिवार के लिए हमने रिजर्व रखी है। अक्सर ये कहा जाता है कि भाई अमेठी और रायबरेली के लोगों को लगता है, और एक बड़ा वोटर है जो अभी भी अपने आप को राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से, गांधी के पुराने लोगों से अपने आप को कनेक्ट करता है कि इंदिरा गांधी आती थी तो भाई उनकी बहू सोनिया गांधी है, अब उनके बेटे सोनिया गांधी के बेटे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक अटैचमेंट है। और जब अभी अमेठी से वो किशोरीलाल शर्मा जब चुनाव लड़े थे तो उस समय भी प्रियंका गांधी ने कहा था कि भाई गांधी परिवार नहीं खड़ा है, लेकिन गांधी परिवार के उम्मीदवार यहाँ से अगर है तो ये गांधी परिवार की ही सीट है, आप मान के चलिए। तो लंबे समय से उन परिवार का प्रभुत्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि जैसे पिछली बार राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया था, इस बार राहुल गांधी रायबरेली चले गए तो अब राहुल गांधी को वापस दक्षिण भेजो। प्रियंका गांधी तो वायनाड चली गई है, अब राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश छुड़वाओ। अमेठी और रायबरेली में संगठन इतना मजबूत करो कि राहुल गांधी अमेठी लड़ने की हिम्मत नहीं की, और रायबरेली में फिर अब क्या आने वाले समय में वहाँ से जिस तरीके से स्मृति ईरानी महासचिव बनी है, तो क्या स्मृति ईरानी रायबरेली में चुनाव लड़ेगी या अमेठी में फिर चुनाव लड़ेगी? और अमेठी में लड़ेगी तो रायबरेली में कोई बड़ा उम्मीदवार देने की कोशिश करेगी। उनका यह कहना है कि गांधी परिवार से अमेठी और रायबरेली छुड़वा लो और राहुल गांधी को भी दक्षिण भेजो। फिर कहा जाए कि इनको जब भी चुनाव लड़ना होता है तो फिर दक्षिण जाओ, तो फिर दोनों भाई बहनों में लड़ाई होगी वायनाड को लेकर कि कौन वायनाड से लड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी कहेगा सबसे सुरक्षित सीट ये मुझे वापस करो, बहन कहेगी आपने 5 साल काम नहीं किया, आप वहीं से लड़ो। कहाँ से कहाँ की कहानी नहीं, यही होगा ना। राहुल गांधी कह देगा कि भाई अब वापस सीट खाली करो, मैं लड़ नहीं सकता। अच्छा ठीक है, सुरक्षित ठीक है। वायनाड सीट वायनाड के अलावा नहीं मिलेगी राहुल गांधी? तो राहुल गांधी भी वहीं से गए और प्रियंका भी वहीं गए, इसके अलावा तो सीट पे गए नहीं। सिर्फ उसके जानकारी के तौर पर सिर्फ 98 में संजय सिंह जीत गए थे। उसके बाद चलें, अच्छा जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ और इससे ऑपोजिशन को सरकार के खिलाफ एक बड़ी उम्मीद की किरण नजर आई। ये तो साफ है, सबने मिलकर मोदी सरकार को घेरा भी, इस्तीफा भी ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का। इस पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने एक, आप कह सकते हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें ये क्या शब्द है सर, वो मतलब स्वीकारोक्ति थी इस बात की कि भाई ये आंदोलन केवल बच्चों के नीट के पेपर का इंसाफ नहीं था, ये हमारे सब अपोजिशन के नेताओं के लिए, दलों के लिए भी एक बहुत बड़ी घटना थी। उम्मीद दिखी हमें इसमें कि हाँ, इस मोदी सरकार को चाहे तो परेशान किया जा सकता है। और वो फिर उन्होंने कहा कि इससे हमको ये भी पता चला कि मिल जाइए, सब लोग एक हो जाइए तो बीजेपी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि इससे हम सबका हौसला बढ़ता है इस घटना से। डिंपल यादव उस मंच पर कई बार गई थी एक्चुअली, जंतर मंतर के सीजेपी के मंच के ऊपर, मंच से भी जाकर उन्होंने कई बार भाषण भी दिए थे, सब किया था वहाँ। जब जिस दिन वो संसद कूच वगैरह सबका कार्यक्रम था उस दिन या उससे पहले भी वो गई थी वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ ठीक ठाक पसीना बहाया, ये तो बिल्कुल साफ बात है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमको ये अनुमति नहीं भी देते, इन्होंने मतलब माननीय अध्यक्ष जी वाला इन्होंने, तो वो तो भी हम जो है उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में शामिल होने के लिए जरूर जाते। हम धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी। अगर परमिशन नहीं देते तो हम नहीं जानते हम क्या करते, हो सकता है तभी भी जाते। युवा लोग हम ही सब ठान के बैठे हुए थे, लेकिन हम धन्यवाद देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था कि सभी महिलाएं सांसद स्पोर्ट्स शूज पहन के आई हैं, वो अपना मन बना के आई हैं। तब हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जाइए आप सब लोग शरीक होइए। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सरकार को, जिन्होंने एक तरीके से एक एग्जाम्पल दिया कि कोई भी इस सरकार के विरुद्ध लड़ सकता है। और इसके पूरे आंदोलन के बाद क्या किया सरकार ने, इस पूरे आंदोलन के बाद सरकार ने जितनों भी बच्चों ने रील्स डाली थी सोशल मीडिया में,
और जितने भी हमारे जो यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उन सबके उन रील्स को हटाने का कार्य सरकार ने किया। सरकार ये जान गई कहीं ना कहीं वो इन बच्चों के हाथों से हारी है सरकार, और मैं समझती हूँ एक संदेश पहुंचा है पूरे देश में, पूरे समाज में कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं हम लोग मिलकर। अगर हम लोग साथ लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये आंदोलन एक तरीके से संजीवनी बूटी साबित हुआ है इस पूरे भारतवर्ष के लिए। पूरे भारतवर्ष के लिए ये आंदोलन एक संजीवनी बूटी साबित हुआ। सर, बात तो ठीक कहा डिम्पल जी ने कि सारे देश के लिए भी हुआ और ये भी तय हुआ कि सब लोग मिलकर यदि लड़ लें तो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। एक बार इनको सीट अरेंजमेंट में बिठाइएगा अपने सहयोगी दलों के साथ, तो समझ में मतलब ये बात तो ठीक है, प्रैक्टिकल बात है ये कि भाई सब लोग मिल जाएं। तो जैसे शेख सादी की कहावत है कि सारी चिड़िया एका कर लें तो शेर की खाल खींच सकती है। सही बात है। लेकिन चिड़िया एका करें तब है ना। बना था ना इंडिया गठबंधन। असली मुद्दा तो वो है कि क्या वो गठबंधन, क्या वो एकता, क्या वो सोच वहाँ पर होती है, तो उस पर बड़ी बात है। अभी तो जब आएंगे तो अखिलेश जी, डिम्पल जी को नहीं पता कि अखिलेश जी किस तरह से कांग्रेस के साथ बात करेंगे, नहीं करेंगे, कितनी सीट देंगे, नहीं देंगे, और कांग्रेस कितनी सीट मांगेगी। तो वो सब बातें बहुत प्रैक्टिकल बातें होती है जिस पर काम करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात वो कर रही है, ये भी अच्छा लगा मुझे कि वो कह रहे हैं कि भैया अध्यक्ष जी नहीं भी कहते तो क्या पता हम लोग जाते वहाँ पर, तब भी जाते। तो अच्छी बात है कि मैंने तो आज इमरान मसूद का आज स्टेटमेंट सुना है किसी और चैनल पर, मतलब वो इंटरव्यू चल रहा था उनका। फिर वो शिप और क्रूज की बात कर रहे थे। नहीं, शिप क्रूज की बात नहीं कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये अभी वो शिप क्रूज की बात नहीं कर रहे। अभी वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी नाव बराबर है, पहले करो हमारी। वो उनका वो क्रूज शिप बड़ी वाली वो साइड में है अभी। हाँ, अच्छा। अभी तो क्योंकि वो इस 27 वाले चुनाव में नदी में बराबर, हाँ, नदी में चल रही, वो क्रूज वाली सर समंदर वाली अच्छा, शिप। अच्छा, अच्छा। वो यूपी में वो नाव में है, तो कह रहे हैं पहले हमारी बोट भी तुम्हारे बराबर वाली होगी तभी हम साथ में चलेंगे। तो उन्होंने कहा वरना याद रखो 14 में कितने आए थे तुम्हारे? 5। 14 में 5 ही थे ना सपा के। 19 में कितने आए थे? 5 सांसद। 24 में कितने आए थे? 37। किसकी वजह से आए थे? राहुल जी की वजह से आए थे। राहुल जी की वजह से 37 आए थे उनके। 17 भूल गए? 17 पे नहीं बोला कुछ। 17 में क्या बताएंगे आप? अब उनका 17 राहुल में जी तो साथ आए थे ना, राहुल जी और अखिलेश जी साथ अच्छा। थे ना उसमें चुनाव में। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है अखिलेश जी की, तिलक भी लगाया हुआ है। तिलक जी सुना दीजिए। કે દુકાળ પડવાનો હલ નહીં। और लोगों के लिए इतना प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण बाजार बनाकर के समाजवादियों ने दिया, और जब उसको बेचा गया, क्योंकि हो सकता है बंटवारे में कुछ बात न बनी हो, इसलिए आपको याद होगा कि उस समय डिप्टी सीएम जो हैं उन्होंने पत्र लिखा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अगर शान अवध प्लासियो मॉल में भ्रष्टाचार हो सकता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो 2 5 स्टार होटल के पीछे कोई इतना बड़ा स्थान हो, लगभग 20 एकड़ की जमीन, और न जाने कितने कमरे हैं उसमें, उसके अंदर ओलंपिक साइज, वर्ल्ड क्लास, ऑल वेदर हीटेड स्विमिंग पूल था। पूरे यूपी में शायद हीटेड इंडोर स्विमिंग पूल कहीं नहीं रहा होगा जो ये जीपीएनआईसी में समाजवादी सरकार में बना था। न केवल वो, बल्कि ऑडिटोरियम है वहां पर, बल्कि ऑडिटोरियम के साथ साथ ये जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, उसकी बात अखिलेश यादव जी कर रहे थे। और कुछ अगर बोले महत्वपूर्ण तो हम जरूर सुना देंगे आगे। वो मैं बता देता हूँ हुआ क्या था कि वो कन्वेंशन सेंटर अखिलेश यादव ने बनवाया था जब 12 से 17 में इनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में। वाकई बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है वो, और अभी तक वो अनयूज्ड पड़ी हुई थी, यूज ही नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ काम उसमें इनकम्प्लीट भी था। एक तो बहुत सालों तक टल गया उसके कंप्लीशन का काम, और अब वो अभी परसों नरसों ही जो है वो बिल्डिंग जो है 2 ग्रुप्स को लीज पर दे दी गई, जिसमें शायद एक होटल ग्रुप है, होटल ग्रुप ही है ना एक, उनको वो लीज पर दे दी गई है। तो वो उसी वक्त उन्होंने तंज कसा था कि अब बस सरकार को ही ठेके पे देना बाकी है। क्या आपत्ति वाली बात है दरअसल उसमें, उसको लीज पर दिए जाने में? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि कई चीज़ें ऐसे, जैसे अगर उसको डेवलप करने के लिए आप किसी को देते, वो ज़मीन होती है और उसको आप डेवलप करने के लिए दे रहे हैं और सरकार को उससे उसकी तुलना में अधिक रेवेन्यू आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता हूं कि ये तो
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत अच्छा मॉडल है, दुनिया में चल रहा है। लेकिन वो जमीन सरकार वहां कुछ बनाती है, क्योंकि आपको वो अखिलेश यादव दिख रहे हैं, मुझे तो सरकार ही दिख रही ना भाई, चाहे अखिलेश की सरकार हो चाहे योगी की सरकार हो, हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार है। सब कुछ बना, इतनी जबरदस्त वो संपत्ति, और उसके बाद आपने 2 प्राइवेट लोगों को उसको मुझे लगता है चलाने या कुछ होटल बनाने इस सब का दे दिया है कि आप उस तरह से चलाइए। तो ये काम सरकार भी कर सकती थी और उससे ज्यादा रेवेन्यू लेकर आती। शायद 20 साल के लिए कुछ 800 करोड़ में दे दिया है, मुझे जहां तक ठीक याद है 813 करोड़ के आसपास का कुछ था जो है। अब सवाल यही है कि उससे अधिक पैसे लगाकर इतनी बड़ी संपत्ति, और ये किसी भी राज्य सरकार के लिए समझ में नहीं, अगर पहले की सरकार ने बनाया है तो वो सरकार का ही तो पैसा लगा है ना, सरकार की ही चीज है। और अगर आपने उसको प्राइवेट को दे दिया तो क्या उससे वो खत्म हो जाएगा कि वो कब बना था कब नहीं बना था? और यहीं पर हर पुण्यतिथि पर वो माल्यार्पण के लिए झगड़ा भी होता है, हर साल झगड़ा, यही अखिलेश यादव कूद कर जाते हैं, वो भी मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं जाने दिया जाता भाई। देखिए बात खर्चा तो मुझे नहीं पता उसमें कितना लगा, और आप बता रहे हैं 800 कुछ करोड़ रुपए उसको 20 साल के लिए दिया गया, वो तो कॉस्ट बेनिफिट क्या है वो अलग, वो विषय अलग है। अगर नुकसान में जितने का बनाया उससे कम में 20 साल के लिए दिया तब तो बिल्कुल देखिए अब इसमें कितना बन गया है। लेकिन 2000 सीट का कन्वेंशन हॉल था, ऑडिटोरियम था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, 107 कमरे बनने थे, वीआईपी सूट बनना था, बैंक्वेट हॉल, सेमिनार, अब ये सब कुछ अगर होना था। अब मैं एक्चुअली इस पे आना चाह रहा था आपसे, ये जो आपने सब उसके अंदर सुविधाएं बताई हैं, ये सरकार ने बनाया, इसका उपयोग क्या होता? कन्वेंशन सेंटर में आप सेमिनार करते, आप सरकार की बड़ी बड़ी मीटिंग करते, विदेशों के डेलीगेशंस आते हैं, उनको आप वहां पर ठहराते या उनके साथ आप मीटिंग करते, वहां ये काम होते, यही काम होते ना। स्विमिंग पूल में कौन वहां जाता? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे बेहतर क्या ये नहीं है कि वो प्राइवेट प्लेयर, मान लीजिए उसको कोई होटल बना के चलाएगा, उससे ज्यादा आमदनी नहीं है इसकी। अरे नहीं सर, आपको भारत मंडपम कहा जा, नहीं भारत मंडपम दिल्ली में है, और भारत और वैसी कोई चीज दिल्ली में थी नहीं। लखनऊ में आपके पास एक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, और होटल में अगर कहें तो एक अभी नया खुल गया है। उसके अलावा कोई ढंग का होटल नहीं कि आप जहां एक साथ बड़ा कन्वेंशन कर सकें। लखनऊ में आईपीएल के मैचेज होते हैं तो टीम रुकाने के लिए 2 होटल में रुकाना पड़ता है, एक होटल में पूरी व्यवस्था ही नहीं है। मैं तो लखनऊ की हालत बता रहा हूं ना आपको। आप अगर खोजने जाएं कि अच्छा चलो 1000 लोगों का या 500 लोगों का हमको कहीं करना है, तो आप खोजने में परेशान हो जाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा होता ना, एक शानदार इस तरह का बनता। और रुद्राक्ष बना ना, काशी में रुद्राक्ष बना है, वो परमानेंट। खैर मैं आप लखनऊ की जरूरतों को मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं उस पर नहीं आपसे आर्गुमेंट नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शानदार प्रॉपर्टी थी, सरकार ने जब बनाई मैं थी, केवल उपयोग की बात कर रहा हूं। क्या सरकार ने इतनी बड़ी विशाल प्रॉपर्टी बनाकर क्या वो उसका कोई ऐसा उपयोग भी कर पाती? मुझे इस पर डाउट है सर। नहीं देखिए, सरकार ने बनाया था तो उपयोग को ध्यान में रख के बनाया होगा। पिछली सरकार ने भी बनाया था तो उपयोग को ध्यान में रख के बनाया होगा। सरकार ने भी सोचा होगा ना सर, देने से, लीज पर देने से पहले। वो ठीक है, सोचना चाहिए था। कितना सोचा, क्या कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट एनालिसिस तो हमने देखा नहीं है, उसमें क्या आएगा क्या जाएगा। लेकिन सिर्फ इस वजह से किसी चीज को डंप कर देना या डाइवर्ट कर देना या लीज पर दे देना कि पिछली सरकार ने बनाया था, वो गलत है। तो फिर तो स्टेडियम भी दे दो। जी मैं वही कह रहा हूं, स्टेडियम भी बनाया उन्होंने, वो उन चीजों से ऊपर उठ के मुख्यालय भी बनाया, शायद इन्हीं का बनाया हुआ है। उन चीजों से ऊपर उठ के राजनीति करनी चाहिए। सरकारें जो भी हो देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देती है, कोई कम देता है कोई ज्यादा देता है, अपनी दृष्टि है, अपनी विजन है जी। लेकिन जो अभी बात हो रही थी जैन जी के आंदोलन को लेकर, डिम्पल ने जो कुछ कहा, भारत को कितनी संजीवनी मिली तो ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अपोजिशन को संजीवनी मिल गई। 12 साल के शासन में 2 मौके सिर्फ ऐसे आए हैं जब नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दी। पहली बार किसानों के मुद्दे पर, जब 13 महीने के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि मैं तीनों कृषि कानून वापस ले रहा हूं, और दूसरा अब जंतर मंतर पर जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ एक लंबे दबाव के बाद जी। दोनों बार राजनीतिक दलों की उसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका तो हरगिज नहीं थी, अप्रत्यक्ष रही होगी, उसके आरोप लगते भी रहे हैं। तो ये जनता की जीत थी। तो एक सबक तो यह है कि सरकार को जनता से या जनता के किसी वर्ग से भी सीधे नहीं टकराना चाहिए। राजनीतिक टकराव अपनी जगह है। और जहां तक एकजुट होने की बात है तो 2024 का लोकसभा चुनाव ये बताता है कि अर्थमेटिक बहुत क्लियर है। अगर आप एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड होने से रोक देते हैं तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बीजेपी को हराना। ठीक बात। लेकिन क्या वो संभव है? आपने इंडिया गठबंधन बनाया और 1 साल पूरा होने से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, आपके कम से कम 2 बड़े साथी, नीतीश कुमार चले गए बिहार में, यूपी में
जयंत चौधरी चले गए। इसके अलावा बीजेपी ने क्या किया, जो चंद्रबाबू नायडू 19 में छोड़ गए थे आपको, उनको ले आए, उनको ले आए, और तब ले आए जब दोनों के बीच तलखी बहुत ज्यादा हो चुकी थी अतीत में। तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट बीजेपी का आपसे बेहतर है। ठीक है सर, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका प्रमाण तो एकजुट होने का तो सही कह रहे थे वो, अभी आपको ही खुद ही देना पड़ेगा ना, यूपी के ये लिए आपको देना करना पड़ेगा है। आपको। इसके लिए सामने वाले को वैसे इस वक्त युवा नौजवान जो हैं वो सबका फोकस उन्हीं पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खेलो इंडिया डायलॉग के जरिए युवाओं के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक खेलों में हमारी भागीदारी बढ़ानी है और अभी से खिलाड़ी तैयार करें ताकि 2036 में देश के लिए ओलंपिक में बेहतर नतीजे आ सकें। 15 अगस्त को भी लाल किले से उन्होंने देश के सामने एक स्पोर्ट्स विजन रखा था और कहा था कि सिर्फ मेडल जीतने तक ही सीमित ना रहें आप, बल्कि विकसित भारत और देश की खेल शक्ति को बढ़ाना ये उसके लिए अभियान है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि युवाओं को स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर और प्लेग्राउंड चाहिए। ये बयान मैं आपको भी दिखाता हूं। ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तस्वीर है जो भी आप देख रहे थे। कुछ टेक्निकल एरर है, मैं भी बयान आपके लिए चलवाते हैं दोबारा। बात अभी हमारी चल रही थी कि अरिथमेटिक जो है वो ये प्रूव कर चुका है 2024 में। सर ने कहा कि अगर आप इसको 50% वोट की लड़ाई बना दें तो फिर मुकाबला बड़ा कड़ा हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सर सबके लिए ही हो जाता है। मतलब पहले आप देखें, कोई ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं, ये यूनिटी जो है, अपोजिशन यूनिटी हमेशा ही करती रही है। 1989 90 का इलेक्शन देख लीजिए, 415 सीटों पर रहने वाली कांग्रेस को जो टूटा बिखरा विपक्ष था जिसने यूनाइट होकर कर दिया, हरा दिया ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है। 2004 का चुनाव भी देख लीजिए, वाजपेयी जी जैसी मजबूत सरकार थी, उसको वहाँ पर हरा दिया। तो यूनिटी होना जीत का एक वो हो सकता है, लेकिन यूनिटी होना सबसे मुश्किल काम है। क्या आप यूनिटी के लिए वहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं? यूनिटी हमेशा तब होती है जब हर आदमी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार हो, वो सबसे बड़ी शर्त होती है। और वो बहुत मुश्किल काम होता है राजनेताओं के लिए कि वो जो भारतीय जनता पार्टी कर लेती है। अभी जैसे नायडू साहब का जिक्र किया गया, तो ये घूंट पीना, जिसे आप जहर का कहें, अमृत का कहें, वो आसान काम नहीं होता। वो नायडू साहब हों या नीतीश कुमार जी हों, वो राजभर हों, संजय निषाद हो, कोई भी हो, आपकी या तो आप अपनी जरूरत को समझ रहे हो, फिर कहेंगे भूल जाइए बीती बात। अपना हिस्सा छोड़ने की शक्ति, अपने, हाँ वही एक कदम पीछे हटने का मतलब अपना हिस्सा छोड़ने की शक्ति होनी चाहिए। और वो क्या, यदि इंडिया गठबंधन में ये सारा होता तो पिछले इतने समय से जो 4 साल से लड़ाई चल रही है वो यहाँ पर नहीं पहुंचती ना। ठीक बात है। तो वो मुद्दा है और उस पर यदि काम, और ऐसे समय में जब आपको लग रहा है कि अब जीने मरने का सवाल है, तीसरी बार यदि योगी सरकार आती है या चौथी बार नरेंद्र मोदी सरकार है, तो ये तो जीने मरने का सवाल है ना अपोजिशन के लिए। उस समय भी यदि आप एकजुट नहीं हो पा रहे अपना हिस्सा छोड़ने को या और कुछ करने के लिए, तो इस पर सारी बातों को सोचने। लेकिन सर यूपी में सब कुछ उनके हाथ में है भी नहीं। मतलब ऑपोजिशन की एका करने के लिए सभी कुछ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के हाथ में होता नहीं। भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, अरे वही लोग हो जाए, बसपा को छोड़ दीजिए आप, मैं कह रहा हूँ वो दो भी हो जाएंगे। अभी दो ही थे कर ही लेंगे सर, ये तो समझौता कर ही लेंगे। नहीं, समझौता कर लेंगे। एक समझौते को एक ईमानदारी से चलाने, जो आप देख रहे हैं ना 2024 में, तो आपने देख लिया ना कि उन्होंने समझौता किया तो बेहतर रिजल्ट आया। और यूपी में तो एक बात और, ये सरकार का, जैसे हर्ष जी ने कहा, वो नाराज भी है कि सरकार ने ऐसे कर लिया। इतनी नाराजगी थे, शुद्धिकरण करवा के इसको कर सकते थे यूज। मैं ये कह रहा था कि आप वहां बसपा भी है, बसपा आपसे मैनेज नहीं होती है। अब छोटी पार्टियों में, अब वो आजाद समाज पार्टी वाले, चंद्रशेखर वाले भी, उनका भी एक पॉकेट में ही सही, उनका भी प्रभाव वहां पर बढ़ता जा रहा है वेस्टर्न यूपी में ही। इनके अलावा ओवैसी सर, बीजेपी के सारे सहयोगी दल पॉकेट्स वाले ही हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी बीजेपी का जो सहयोगी दल है वो पॉकेट से बड़ी ताकत नहीं रखता, लेकिन उन्होंने सबको एडजस्ट किया ना। सर वो जितना जोर एक करने के लिए लगाएंगे, बीजेपी तो लगाएगी ना कि आप ये करना हो पाए सामने। समीर जी, नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी ये कोशिश करेगी, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, राहुल गांधी कांग्रेस के प्रमुख है, ये आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ले, इसमें छोटे 1-2 दल और भले ही ये जोड़ ले। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव कांग्रेस 200 सीटें दे देंगे तो क्या ताकत है क्या इतनी सीटों पर लड़ने की? कांग्रेस की जमीनी ग्राउंड है। अखिलेश यादव जमीनी सच्चाई जानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में तो लड़ाई मुझे अकेले को लड़ना है,
कांग्रेस की हैसियत नहीं है इतनी कि मैं उसको सीटें दे सकूं, और कांग्रेस को लग रहा है कि 6 सीटें हम लोकसभा के जीत गए हैं तो हमें उत्तर प्रदेश में कम से कम बड़ा हिस्सा दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन वहां पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के अंदर, जैसे कहते हैं राजभर है, निषाद है, वहां पर अनुप्रिया पटेल साथ है और जयंत चौधरी वहां पर जुड़े हुए हैं, यह एक बहुत विनिंग कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है। सरकार के बीच में इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर चल रही है। ठीक है, बीच बीच में बयान इस तरीके से आते रहे कि भाई अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल के जो बयान आए सरकार को लेकर, वो सर्च करने वाले थे, कभी ओम प्रकाश राजभर क्या है, कभी निषाद क्या है, लेकिन ये सब जानते हैं कि अगर सत्ता में हमें बने रहना है तो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहना होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी खुद इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो अपने दम पर सहयोगी दलों को खींचकर लेकर जाए। तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की ताकत के दम पर ना कांग्रेस जीत सकती है ना बाकी कोई जीत सकता है। तो ये कितना भी एका कर ले, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत भारी है। मुझे कहीं नजर नहीं आता कि निकाह करने के बाद भी, और पहले करके देखा है ना, अखिलेश और मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा, क्या किया, 2 लड़के लड़ सकते हैं, इन्होंने क्या किया, अखिलेश और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़े। तो मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पर संगठन किसका है, सरकार में इतने लंबे समय तक काम किसने किया है, जनता का भरोसा किसके साथ है और जनता किसके काम पर मोहर लगाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बीजेपी 174 सीटों पर है विनिंग असेंबली सेगमेंट्स में। आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि जब हम कहते हैं कि एक साथ होकर आए, तो एक साथ होकर आना ठीक वैसे ही है जैसे डिंपल जी ने कहा कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह भी देते तो भी मैं वहां शायद जाती, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह देते वहां जाती हुई तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को कन्विंस नहीं कर पाई, प्रियंका जी को कन्विंस नहीं कर पाई, नहीं गए। फिर यूपी में अगर देखें तो अभी आप देखिए कौन सा, मतलब कोई इंटीग्रेटेड प्लान है क्या, कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है क्या कि अच्छा चलो हम सब लोग मिलकर करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, चलो ठीक है हम अपनी बयानबाजी अपना सब कुछ करते रहेंगे। राजेंद्र पाल गौतम जी तो चले गए थे मायावती से मिलने, तो गेट ही नहीं खुला। आप समझिए ना इसको, लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। पहले आप अपने तो कन्विंस हो लीजिए, अच्छा चलिए हम आप साथ चलेंगे, और जैसे ही थोड़ा हुए कहे कि अरे वो तो ठीक है चल रहे हैं लेकिन अच्छे आदमी थोड़ी ना है, आप एक दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात करेंगे, लड़ाई असली तब होती है जब आप कहें कि हम एक साथ हैं। तो होता क्या कि भाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव बैठकर एक कोई स्ट्रेटजी करते, प्रियंका और डिंपल यादव कोई साथ में यात्रा निकाल लेती, दोनों पार्टी अध्यक्ष बैठते और कहते कि ठीक है जो भी सीट अंत में तय होगी हम देख लेंगे, लेकिन अभी दोनों की लड़ाई एक साथ। ऐसा जब कर पाएंगे तब बीजेपी से उनके एमएलए की जो लड़ाई हुई थी, हाँ वो भी तो सर अगली खबर, रक्षाबंधन है बस, और उससे पहले चीनी थोड़ी कड़वी होने लगी, प्याज रुलाने लगा, देश भर से आवाजें उठने लगी। तो इसके लिए सरकार के लिए टेंशन थी, सरकार ने इस पर काम किया। चीनी 75 रुपए तक जा पहुंची थी, प्याज 50 रुपए से ऊपर। सरकार ने सख्ती शुरू की जमाखोरों के ऊपर, कालाबाजारों के ऊपर, और कुछ कदम ऐसे भी उठाए जिससे चीनी और प्याज की कीमतें कंट्रोल हुई। इंपोर्ट भी करना पड़ा उनको, वो प्याज एक्सप्रेस भी चलानी पड़ी। इसका असर 2-4 दिनों में दिखने लगा है। सरकार ने चीनी की जमाखोरी पर निगरानी बढ़ा दी थी। चीनी डीलर्स के लिए 30 नवंबर तक 400 टन की सीमा तय कर दी गई थी, और अब 1 नवंबर से थोक विक्रेता भी 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख पाएंगे। असर यह हुआ है कि चीनी की कीमतें 52 से 55 रुपए प्रति किलो के बीच आ गई हैं। प्याज के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सरकार ने कांदा एक्सप्रेस चलाई थी, ट्रेनों से बड़े शहरों तक सस्ता प्याज भेजा गया था, और इसके असर यह हुआ कि नासिक मंडी में प्याज 42 रुपए प्रति किलो पर आ गया, जो 50 रुपए हो गया था। अच्छा, इस सबके बीच एक बड़ा अजीबोगरीब बयान आया। कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उनका खूब वायरल हो रहा है बयान। उनसे पूछा कि साहब चीनी महंगी होगी, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, और हो जाए महंगी। चीनी खाता कौन है, और वैसे भी 40 साल के ऊपर तो खानी नहीं चाहिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मैंने बताया ना कि कल परसों शायद 70 थी, आज 60 हो गई, और कम हो जाएगी। और वैसे भी आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। रमेश जी छूते भी देखते भी नहीं है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। बच्चों के लिए खाली कंट्रोल में बढ़िया सस्ते मिल जाए, बाकी बुजुर्गों को तो दे रहे। 40 के ऊपर शक्कर खाना डॉक्टर अच्छा नहीं मानता, आयुर्वेद तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। आप चीनी खाते हैं? आप चीनी खाते हैं? सर अब नहीं खाते। आप लेकिन कैलाश जी के साथ आप नहीं, पहले तो हम लाई में डाल के चीनी खाते थे। वो वाली लाई आती है ना, उसमें चुपचाप नीचे थोड़ी सी महंगी वाली भी खा लेते थे ना। अरे सर जो खाएगा वो खाएगा ही, पकाएगा थोड़ी नहीं। ये लोग अजीब सी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं खानी चाहिए किसी को भी। सर चीनी नहीं खाएगा, लेकिन आदमी खाएगा तो ना। इनके कहने से खाना भी छोड़ दे।
ये अच्छा रास्ता सर, चीनी से तो मेरे को मिठाइयाँ लगता है बनती थोड़े दिनों में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पहले वित्त मंत्री जी जो ने कहा महंगा था हुआ कि- जो महंगा हो वो छोड़ दो। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं वो फिर सबसे से एक बड़ा बड़ा इलाज। अच्छा फॉर्मूला था सौरभ जी। मतलब अभी विजय सर इस पे सहमत होंगे। भाई हम कह रहे हैं आयात बिल घटाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल बंद कर दो। हाँ, वहां उनकी सलाह माने तो अगर वो भी उनके जो हिसाब से चीज सबसे भी अच्छा तरीका है। जो चीज भी जेब को महंगी लगे वैसे उसको तो बंद कर दो। वैसे तो आदमी करता यही है। वो देखिए वैसे आदमी हाँ, करता करता यही है। भाई जो पॉकेट पे नहीं जाती, पॉकेट के हिसाब से नहीं होती, उसको छोड़ देता है। लेकिन अब चीनी भी छोड़ दे, प्याज भी छोड़ दे। अब कोई प्याज का पूछ ही लेता उनसे तो वो कहते प्याज जी मत खाओ। अच्छा वो कई बार कह भी चुके हैं लोग। वो निर्मला सीतारमण तो निर्मला कह जी चुकी ने कहा थी ना, पहले। वित्त मंत्री ने कहा कुछ कि साल लहसुन पहले की प्याज बात छोड़ है, जब दीजिए। वित्त मंत्री ने कहा था कि प्याज तो यदि सारे भाई मंत्री नेताओं में कोई मोटर होती है कि जो बंद नहीं हो सकती। भाई आप ना दो बयान, जरूरी तो नहीं है हर वही चीज को बोलना। देखिए, आपने कहा चीनी छोड़ देनी चाहिए, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, डॉक्टर की सलाह पर छोड़ देते हैं, अपनी इच्छा से जागरूकता सर, से ये छोड़ नेताओं देते के हैं, कम बयान कर का देते हैं। लेकिन मसला है। नेताओं को बोलते समय थोड़ा सा संवेदनशील भी होना चाहिए। बिल्कुल, आप असली क्या बात है। बोल रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हो भाई। एक इससे पहले बिहार के किसी नेता ने कहा था कि चीनी से तो बहुत डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज बहुत बढ़ रही है देश में। तो कुल मिला के कह क्या रहे थे। दूसरी बात जो आपने कहा कि सरकार ने सख्ती की, कदम उठाए, प्याज की कीमतें भी नीचे आ गई, चीनी की भी आ गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, और ये बात इस सरकार पर भी लागू होती है, मनमोहन सिंह पर भी लागू होती है। जब चीजें बेकाबू होने लगती है तब सरकार क्यों जागती है? भाई 12 दिन में चीनी की कीमतें लगभग हर दिन 1 रुपया बढ़ी। प्याज आप 50 बता रहे हैं, 59 पहुंच गई मार्केट में। जब हाय तौबा मस्ती है तब आपको क्यों याद आता है? आपका रेगुलेटरी सिस्टम पहले कहाँ होता है? अब आप कांदा एक्सप्रेस चलाओगे सर बढ़ने से टमाटर- पहले ही कर देंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि सरकार कोई काम कर रही है? नहीं सर, इसमें सब कुछ हुआ तो सब रिपोर्ट हुआ, इंपोर्ट किया जा रहा है, ये सर, कंट्रोल किया जा रहा कंट्रोल है, किया जा रहा है। एक ट्रेन चलाई अच्छा, जा मजे रही की है। बात देखिए, हम चीनी एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के बड़े देशों में से एक रहे हैं, हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ठीक है सर। फिर आप कह रहे हैं कि एथेनॉल में नहीं जा रही चीनी वाला गन्ना। कैलाश विजयवर्गीय तो मतलब एथेनॉल के चलते चीनी महंगी, एथेनॉल के चलते अंडे महंगे। एथेनॉल के चलते अंडे महंगे? जी 40 देखिए, ये नया है। कल की रिपोर्ट आई है जो मुर्गियां भी चीनी नहीं खा रही नहीं वो नहीं खा रही है। अच्छा, दाना महंगा लेकिन हो जो गया, मक्का- दाना जो महंगा मक्का है, दाना महंगा हो गया। सर ब्रेक का समय हो गया, आप कैलाश जी पर 2 शब्द बोल देते हैं। कैलाश जी तो वैसे भी बयानों के लिए जाने जाते हैं, हर मामले में कैलाश जी बयान देते हैं। अरे ये तो बताइए, इंदौर तो जलेबी वाला शहर है। बिल्कुल नहीं, और कैलाश जी का ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं है। इस तरह से बयान देने से बचना चाहिए था। कैलाश जी बड़े नेता है मध्य प्रदेश के, और कम से कम इस तरीके से बयान देके जो चीनी खाते हैं या जो व्यवसाय कर रहे हैं या जो मिठाई वो कोई बनाते हैं, लिस्ट बना रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण बयानों की? चीन से जो सैलाब आया उसने नेपाल में हर तरफ तबाही मचा दी है। तिब्बत से सटा नेपाल का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया है। कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हैं, कितने लापता हैं, अभी ठीक ठीक इसका अंदाजा भी नहीं लग पा रहा है। हर घंटे नया अपडेट आ रहा है। ताजा अपडेट आपको बता दें, नेपाल सरकार ने 177 मौतों की पुष्टि कर दी है। 800 से ज्यादा लोग लापता हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के करीब 300 लोग जो हैं वो लापता लिस्ट में हैं। हालांकि नेपाल के पर्यटन बोर्ड ने भारत के लापता लोगों की संख्या 178 बताई है। भारत के जो लोग नेपाल में इस वक्त गुमशुदा हैं उनमें कैलाश मानसरोवर के यात्री बड़ी संख्या में हैं। कल तिब्बत में बर्फीले तूफान के बाद नेपाल के रसुवा में भोटेकोशी नदी में भीषण तबाही आई, बाढ़ आई, जिसने देखते ही देखते सैकड़ों बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, मकानों को, बस्तियों को अपनी चपेट में लिया और उनका नामो निशान ही मिटा दिया। सैलाब के साथ आई चट्टान और मलबे अपने साथ सैकड़ों लोगों को बहाते लेते चले गए। इसके बाद चीन पर यह आरोप लगा कि उसने नेपाल से ये जानकारी छिपाई, वक्त पर उसे ये नहीं बताया कि ये सैलाब उसकी नेपाल की तरफ बढ़ रहा है। टाइम लिया कि तिब्बत में भारी तबाही आई है और ये पानी अपने साथ मलबा और बड़े बड़े बोल्डर लेकर नेपाल की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन आज नेपाल में चीनी दूतावास ने इन आरोपों का खंडन किया। नेपाल में चीनी दूतावास का कहना है कि यह तबाही नेपाल की तरफ भूकंप या ग्लेशियर टूटने से आई है, चीन की तरफ से नहीं। लेकिन अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने यह बताया है कि तबाही तिब्बत में ग्लेशियर टूटने की वजह से ही आई। ग्लेशियर टूटने की वजह 5.2 की तीव्रता का भूकंप था। खैर ये तो अब वजहों में तो आगे भी जाया जा सकता है। फिलहाल तो जो वहां हालात बने हुए हैं वो आप तस्वीरों में देखिए जरा, कितनी भीषण बाढ़ ये थी। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं। तिब्बत की तरफ से भोटेकोशी नदी में इतनी तेजी से सैलाब आया कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चारों तरफ देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए जरा। पीछे से जब ये सैलाब आ रहा था, कुछ खुशकिस्मत लोग थे जिन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, वरना इस सैलाब के सामने कौन टिक सकता था।
वाकई प्रलय अगर होती तो ऐसी ही होती होगी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नेपाल से सामने आ रही तबाही की ये तस्वीरें दहशत में भर देने वाली हैं। सैलाब के प्रचंड प्रहार के सामने जो आया बस तिनके की तरह बह गया। 40 से ज्यादा पुल टूट चुके हैं नेपाल में, और ये सैलाब तब आया जब आया तो बड़े बड़े पुल इसके सामने कैसे बहे वो भी आप देखिए। ऊंचे ऊंचे दरख्त बह गए, गाड़ियां बह गईं, लोगों की मकान, दुकान, बस्तियां बह गईं। गेल्चोकको दुःखको दिन फेरि सुरु भएको छ। गेल्चोकेको दुःखको दिन फेरि सुरु भयो। बिजुली अवरुद्ध, पुल अवरुद्ध, पुल समेत हल्लायो छ। नेपाल से जो तस्वीरें आ रही हैं हर किसी को झकझोर कर रख देने वाली हैं। ऐसी तस्वीरें आमतौर पर आप एनिमेटेड फिल्मों में देखेंगे, जहां मतलब जहां आपको सच्चाई नहीं, फिक्शन दिखाया जाता है, लेकिन ये सच्चाई है। और स्पेशल इफेक्ट्स के बिना कैसी दिखती है तबाही, वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। नेपाल में सब कुछ लोगों की आंखों के सामने हुआ। नदी में तेज रफ्तार बहता पानी अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स लेकर के आया था, बड़े बड़े दरख्तों को जो थे वो अपने साथ बहा कर लाया था, और उसके बाद क्या हश्र हुआ वहां पर वो आप देख रहे हैं। ग्लेशियर ही वहां पर टूट गया। अब एक और तस्वीर है, जरा इसको भी देखिए आप। जहां से पानी गुजरा वहां पर बड़ी बड़ी ऊंचाई पर, मतलब आप कह सकते हैं छोटी पहाड़ियों के ऊपर भी जो मकान बने हुए थे वो तक इस पानी में समा गए। अब वजह की जहां तक बात है, चीन कह रहा है कि ये तो नेपाल की तरफ ही हुआ, वहीं से अर्थक्वेक के बाद ग्लेशियर टूटा है, क्या हुआ वो पानी। ग्लेशियर तो टूटा है, लेकिन चीन इससे भी इनकार कर रहा है कि हमारी तरफ हुआ है। वो तो अलग बात है, लेकिन बड़ी तबाही हुई है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे जो इनको आपदा के एक्सपर्ट्स हैं कि जैसे केदारनाथ धाम में हुआ था हमारे, ग्लेशियर टूट के उसी तरह का ये तबाही हुई है वहाँ पर। उसी के साथ तुलना की जा रही है। बहुत बड़ी तबाही हुई है यहाँ पर। और हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। भारतीयों के करीब 250-300 लोग वहाँ पर बता रहे हैं। और हमारे यहाँ से जो अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन मुझे बताया गया कि ईशा फाउंडेशन के भी 70-75 लोग वहाँ पर गए हुए थे, उनको भी अभी लापता है। ईश्वर करे कि सब ठीक ठाक हो। तो वो बड़ी चिंता की बात है। लेकिन आपदाओं के साथ अब ये नेपाल के साथ हुआ, चाइना ने जानकारी दी कि नहीं दी, क्योंकि मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपदाओं में तो उस तरह की एक्टिविटी में प्रॉम्प्ट होना चाहिए। चीन ने किया कि नहीं किया, लेकिन भारी तबाही है, उसमें भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है कि जो मदद की जा सके। तुरंत बात की, प्रधानमंत्री ने भी बात की, विदेश मंत्री ने बात और की, राष्ट्रपति ने भी अपनी तरफ से जाहिर की थी, संवेदना जाहिर की थी, विदेश मंत्री ने भी इस पर बात की, और जो मदद थी वो तुरंत भेजने का काम भी भारत ने किया उसमें। तो अच्छी बात मैं समझता हूँ कि दुनिया भर को ऐसी आपदाओं, ऐसे संकट में एक साथ होना चाहिए। और यदि चीन ने ऐसा किया, मुझे नहीं जानकारी है कि क्या है क्या नहीं है, तो वो तकलीफ वाली बात है। वैसे ऐसे मतलब जो तस्वीरें देखकर पता लगता है, आप क्या कर सकते हैं कि और कितना वक्त मिलता है और उसमें क्या रोक सकते हैं? आप यही कर सकते हैं कि लोगों को कह दें कि आप थोड़ी ऊंची जगहों पर चले जाइए। इवैक्यूएशन किया जा सकता है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद वो वहां पर स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद इस ट्रेजेडी के बाद, इस सैलाब के गुजर जाने के बाद वहां क्या बचा है, क्या दिख रहा है, वो आपको मनीष प्रसाद की रिपोर्ट में दिखाते हैं। नेपाल के नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। जैसे ही तेज बहाव आया उसके बाद किसी को भी मौका नहीं लगा कि वो अपने घर से कोई भी सामान निकाल ले। ये ठीक सामने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है। यहाँ पर करीबन 1 करोड़ के लगभग रुपया होगा, और ये इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने की उन्होंने कोशिश की और वो बाहर निकले। उसके बाद ये जो एटीएम है ठीक सामने, एटीएम पूरी तरीके से जो मशीन थी वो पूरा इसी में डैमेज हो गया और इसके अंदर ही था। पीछे की तरफ यहाँ पे जेल था, जेल भी मलबे में तब्दील हो गया। ये जो नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट का
कनेक्टिंग एरिया है वो वाली साइड है, लेकिन अब धीरे धीरे आप आगे की तरफ आइए। ये तस्वीरें सामने, ये वेटनरी हॉस्पिटल है जो कि जिसकी पूरी मंजिल करीबन 2 मंजिल तक मलबा आया और फिर उसके बाद ये मलबा चारों तरफ से अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ। यहाँ पे करीबन 10 फीट के लगभग अभी भी मलबा है और इसको निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रक था वो जैसे तैसे यहाँ पर गिरा और जो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे देख रहे हैं ना आप, हाँ। डोजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं है, वो सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक। ये ठीक सामने? ठीक सामने यहाँ पे दुकान एक और वो खरों की यहाँ पे संपत्ति थी, सब उसमें गई। किसी का भागने का मौका नहीं मिला तो सामान कहाँ से कोई निकल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं बैंक है, इसमें अरबों का गोल्ड होगा, इसमें गोल्ड और कैश सब खत्म हो गया। नेपाल में वैसे युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। मलबा हटाने के लिए कैसे काम हो रहा है देखिए। हम इस समय नुवाकोट में हैं। यहाँ पर जमीन में तो रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, तो वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए जो अलग अलग एरियाज हैं वहां से लोगों को राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। यहाँ पर चारों तरफ इस समय जो दुकानें थी, जो त्रिशूली मार्केट था, वो मलबे में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ करीबन 10 से 15 फीट ऊंचा मलबा है जिसे हटाने के लिए इस समय काम किया जा रहा है, लेकिन मार्केट के नाम पर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आगे जाते हुए ये मिट्टी और दलदली है। वो देखिए, पहली दुकान जो सीधा हिट की, क्योंकि यहीं पर वो ब्रिज था जो तस्वीरों में दिखाई दिया, और वो ब्रिज टकराते हुए फिर उसके बाद जैसे ही वो टूटा, नदी का फैलाव, त्रिशूली नदी का फैलाव चारों तरफ हुआ और पूरा मलबा फैलता हुआ चला गया। जो लोग अपने घरों से महज 5 से 10 मिनट के अंदर निकले थे, उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में अपनी जान बचाई। दूसरा घर जो पूरी तरीके से इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है, खंडर बन चुका है, क्योंकि मलबा और साथ में जो नदी का उफान था बहुत ही ऊंचा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीबन 15 से 20 फीट ऊंचाई पर ये नदी का उफान था। तीसरा घर जो यहाँ के लोग हैं, घर के लोग हैं, वो अपने घरों को देखने आए हैं, लेकिन स्थिति देखिए कि मलबे के ऊपर से ही उनको अपने घरों की तरफ जाना पड़ रहा है ताकि देख लें कि घर में क्या बचा है। स्थिति बहुत ही खराब है। वहीं दूसरी तरफ इधर चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, एक साथ यहाँ पे करीबन 20 से 25 घर थे जो पूरी तरीके से इस उफान के चपेट में आए। उसके बाद ये वेटनरी हॉस्पिटल, ये एग्रीकल्चर बैंक है जहाँ पे करीबन करोड़ों की संख्या में जो करोड़ों कैश था वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया। एटीएम पूरी तरह से खत्म हो गया। ये पूरा जो मार्केट था, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनकी दुकानें थी, वो यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा। क्या नाम है आपका? तुफैल मंसूरी। यहाँ पर आपकी दुकान है? यहाँ पे वहाँ पे थी, वहाँ पे आगे, वहाँ पूरे डारा ही खत्म हो चुकी है। कहाँ पे थोड़ा बताइए। वहाँ सामने जो डारा है, वहाँ उस डारे के अंदर मेरी दुकान थी। पूरी जो है ना खत्म हो गई, बाइक से सब खत्म हो गया। आपको कोई पहले जानकारी मिली थी कि ये होगा या इस तरीके? इस तरह का कोई जानकारी नहीं, अचानक इस तरीके से जो है ना ये जो है कोई जानकारी इस तरह पहले से कोई अगर जानकारी होती तो अपने से सुरक्षित भी हो सकते थे, लेकिन कुछ तरह इस तरह का जानकारी नहीं मिली हुई थी। टाइम रहते हुए कुछ बताया था किसने? टाइम रहते हुए भी कोई खास इस तरीके से नहीं, इस तरह ऐलान हुआ जो है ना प्रहरी की तरफ से, उसके बाद जो है ना उसके फौरन बाद आ गया, अचानक जो है ना कैप्चर कर लिया। और नेपाल में राहत में हाथ बटाने के लिए भारत ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका अपनाई है। कल ही हज़ारों टन, सैकड़ों टन राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई जा चुकी है। पहली खेप में 10 टन सामान गया था वहां पर, उसके बाद भी एक और जहाज़ वहां पर राहत सामग्री लेकर के पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह से उन्होंने बात भी की और उनको ये भरोसा भी दिया है कि भारत अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेगा, जो जिस भी सहायता की ज़रूरत होगी वो उनको दी जाएगी। और त्रिपाठी जी, भारत ने लंबे अरसे में पिछले कुछ सालों के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, रेस्क्यू वर्क में काफ़ी कार्यदक्षता हासिल की भी है। देखिए,
दूसरे क्षेत्रों की तरह इसमें भी हमने बड़ी शानदार, एक तरह से कहें कि जो स्किल सेट हमने हासिल किया है वो सचमुच कमाल है, और हम तबाही से ज़्यादा बेहतर तरीके से निपट पाए हैं। और नेपाल को हम मदद कर रहे हैं। अभी भी ये मैं देख रहा हूँ कि रणधीर जायसवाल जी की पोस्ट है, उन्होंने जयशंकर जी की पोस्ट को करते हुए किया है 35 मिनट पहले, कि ये बाकायदा मीटिंग हो रही है और उसको लेकर वो काठमांडू में जो उनके दूतावास के लोग हैं उन सब से, और साथ में हमारा जहाज़ तो चला ही गया है लेकर वो जो राहत सामग्री है। सवाल ये है कि दुनिया को, और विशेष करके ऐसे जो क्षेत्र हैं जो ऐसी पहाड़ियों के नज़दीक हैं, ऐसे एवरेस्ट के, हिमालय के, या इस तरह की जो भी ऐसी पहाड़ियां हैं, ऐसे जो इलाके हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि कहां तक हम अपनी रिहाइश बनाएंगे, कहां तक हम अपना, जैसे केदारनाथ की आपदा, केदारनाथ में वहां पर कोई नहीं रहता था, लेकिन जब आपदा आई तो केदारनाथ से जाने कितने किलोमीटर नीचे तक उसका प्रभाव देखने को मिला, और उसमें कई चीजें सामने आई। अब यहाँ का तो बहुत, चूंकि मुझे स्थिति नहीं पता है कि क्या क्या चीजें, लेकिन वहां तो साफ दिखता था ना कि वो तो नीचे पूरा जो उसके नदी के किनारे किनारे जो रिसोर्ट और जो चीजें, जो एक अनप्लान डेवलपमेंट होता चला गया। अब यहां कहां तक ये बनना चाहिए था घर, उससे आगे चले गए, क्योंकि अगर सही जगह तक रहते आप तो शायद वो अलार्म सिस्टम जिसको हम कहते हैं ना, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम, वो थोड़ा ठीक काम करता है। बाकी तो ऐसी आपदा में आप कुछ कर नहीं सकते। वही मैं कह रहा था, जैसे ये तस्वीर चल रही है, अब ये जो तस्वीर चल रही है कि आप कहीं भी होते तो आपके पास तो कोई चारा नहीं था। इस किस्म की वह बात आपकी ठीक है। नहीं, इवैक्यूएशन प्लान जो है ना, वो सर इवैक्यूएशन की इंफॉर्मेशन यदि मिलती है वो घंटे भर पहले भी मिलती है। मान लीजिए 200 लोग भी बच सकते हैं, तो 200 लोगों की बात खैर सही है ना। अभी तो खतरा भारत में भी ऐसा नहीं कि टल गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे बड़ा काम किया है। आप सोचिए कि ये तो खैर बड़ी इस तरह की घटना हुई, सुनामी की घटनाओं में हमारे यहाँ पर जान की अब कोई मिनिमम लॉस ओडिशा और बंगाल, और वहां पर भी सुनामी में भी पानी उसी तरह से चक्रवात और वो सब तूफान आया, और हम उससे पूरी तरह से बच गए, क्योंकि बहुत पहले से नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि जो पहले से प्रिपेयर्डनेस होती है वो हमने करके दिखाया है। लेकिन इस तरह की घटना है तो फिर एक बार हिलाती है ना कॉन्फिडेंस कि आप कहां तक जाइएगा, कितना सतर्क रहिएगा। ये पानी जो है आगे बढ़ रहा है। गंडक नदी में दिख रहा था कि वो बराज खोलने पड़े, कितना क्यूसेक पानी उसमें से जो है उसके सारे गेट्स खोल देने पड़े थे। यूपी और बिहार पर इस वक्त जो है एक आशंका बनी हुई है। हालांकि सरकारें अलर्ट हैं दोनों ही जगहों पर। कल रात नेपाल का पानी भारत में पहुंचने के बाद बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के 36 गेट खोलने पड़े थे। इसका असर वहां आज दिख रहा है। गंडक नदी में आज पानी का स्तर काफ़ी नीचे जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन कल ऐसी स्थिति नहीं थी। कल रात में इसके जो है सारे गेट वो खोलने पड़े थे। अब जहाँ तक नेपाल का सवाल है तो भारत को हर मुमकिन मदद पहुँचानी ही चाहिए। नेपाल आपका हमसाया है, पड़ोसी है, बल्कि छोटे भाई जैसा रिश्ता रहा है आपका उसके साथ। नेपाल तो भारत का पड़ोसी है, लंबे समय से रहा है। भारत तो हमेशा सिर्फ नेपाल ही क्यों, भारत तो हर उस देश की मदद करता है जहाँ भारत को लगता है। कई ऐसे देशों की भारत ने मदद करी जो भारत के खिलाफ हमेशा साजिशें करते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई आपदा आती है तो भारत हमेशा आगे रहता है। आप कोविड में देख लीजिए, कोरोना वैक्सीन भारत ने किस किस देशों को फ्री में उपलब्ध कराई थी जिनके पास कोरोना वैक्सीन नहीं थी। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का 2014 के बाद लगातार से रहा है कि कहीं भी ऐसे कोई आपदा आती है तो तुरंत प्रधानमंत्री वहाँ फ़ोन करते हैं, जितनी क्षमता होती है उससे ज़्यादा वहाँ पर सहायता भेजने की कोशिश करते हैं। और नेपाल भी उसी तरीके से की गई है। नेपाल ने हालांकि कई बार भारत के खिलाफ जिस तरीके से चीन के साथ मिलकर तमाम साजिश रचने की कोशिश की थी, लेकिन भारत का रुख हमेशा एक दोस्ताना रहा है। भारत ने हमेशा उसे एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा और उसे उसी रूप से मदद करता रहा है। और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि मदद जारी रहेगी। लेकिन एक संकट भारत के लिए भी, मतलब नेपाल जुड़ा हुआ है। चीन तो कभी ये कहेगा नहीं कि हमारे कारण हुआ है। कोरोना भी चीन नहीं दिया था, लेकिन कोरोना कभी चीन ने स्वीकार नहीं किया कि हमारी लैब से निकला हुआ है। वैसे ही ये चीन की लापरवाही से हुआ जो नेपाल आज भुगत रहा है। और मुझे लगता है कि चीन ये इस तरीके से षड्यंत्र किसी ना किसी देश के खिलाफ कोशिश करते रहता। हालांकि ये उसने कोशिश नहीं की होगी कि मतलब नेपाल के खिलाफ कोई षड्यंत्र करे, लेकिन भारत को भी अलर्ट रहना चाहिए चीन से कि वो इस तरीके से हरकतें किसी भी समय कर सकता है कि भारत में इस तरीके से बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए। तमाम भारत के बॉर्डर पे वो जिस तरीके से बांध बना रहा है, पानी की धारा चेंज कर रहा है, नदियों को रोक रहा है पानी को, तो मुझे लगता है भारत सरकार को भी चीन को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। सर, ये तो चलिए प्राकृतिक आपदा थी। अब बात कर लेते हैं भारत के एक शहर में किस तरह मानव निर्मित आपदा आती है। हर साल आती है, सर का शहर है, उसकी बात कर लेते हैं। साइबर सिटी कहते हैं वैसे गुरुग्राम को, और थोड़ी देर की बारिश होती है कि साइबर सिटी हमारी झील बन जाती है। 2018 में गुरुग्राम की जो तस्वीर थी, 2026 में भी वही तस्वीर है। पिछले 22 साल से एक ही सांसद है यहाँ पर, एक ही व्यक्ति सांसद है यहाँ पर।
जो रिप्रेजेंट करते हैं गुड़गांव को, कांग्रेस की सरकार से लेकर बीजेपी में, राव इंद्रजीत सिंह, आप कहेंगे कि हम एक शख्स की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बात ऐसी की है, वरना तो सरकार किसी की भी रही, गुरुग्राम के हालात बदले नहीं। अब 12 साल से तो बीजेपी की सरकार है, तो इन्हीं की बात करनी चाहिए। बीजेपी की सरकार का ही जिम्मा है कि वो हालात बदलती। लेकिन 4 घंटे की बरसात के बाद क्या नतीजा होता है, ये आप देख लीजिए गुरुग्राम की तस्वीर का। और मेरे ख्याल में जितना पैसा मुंबई को मिलता होगा, उसके बाद शायद पूरे इंडिया में अगर आप 5 शहरों की गिनती करें तो उसमें गुरुग्राम आता होगा। बैंगलोर वगैरह सब शहरों को शामिल कर लेने के बाद आपने सांसद तभी का हालत जिक्र है किया, वहाँ का। मैं उनका बयान सुना। 20 साल से कॉर्पोरेशन तो किसके पास है? बीजेपी के पास है। हाँ, अच्छा 20 साल से कॉर्पोरेशन के पास है, 12 साल से वहाँ राज्य में सरकार इनकी है। तो अब राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि ये सब बेतरतीब निर्माण की वजह से हो रहा है और जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। वो तब भी कांग्रेस के एमपी थे खुद ही। गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें। 2 बातें हैं, नालों पे बिल्डिंग बन गई तो शहर को तो नाला नहीं बना देंगे, वो तो आप बना देते हैं हर साल। दूसरी बात उन्होंने बताया कि एमसीडी बीजेपी के पास है, उनको स्विमिंग पूल नहीं बनाने पड़ते शहर में बच्चों के लिए, बच्चे सड़कों पे तैर लेते हैं। ये भी राव इंद्रजीत सिंह सलाह किसको दे रहे हैं? हाँ, और ये बात सही। तीसरी बात कि वो सलाह दे किसको रहे हैं, वो ये उनकी बेटी ने बता दिया। श्रुति सिंह उनकी बेटी है ना। हाँ। वो मंत्री हैं हरियाणा। आरती सिंह। आरती राव। आरती राव नहीं, श्रुति सिंह। नहीं, श्रुति तो उनकी है, किरण चौधरी की। अरे माफ कीजिएगा, उनका स्टेटमेंट है शायद, उनका स्टेटमेंट था शायद। श्रुति तो किरण चौधरी की शायद उनका कृषि पे बोला है। वर्ल्ड बैंक की मदद लेनी पड़ेगी सर। कृषि मंत्री ने बोला है बहुत जर्जर हालत। वर्ल्ड बैंक की मदद लेके हम गुड़गांव के हालात सुधारने। बहुत हालत है खराब। गुड़गांव हरियाणा का नहीं, इंडिया का जो वर्ल्ड लेवल पर शोकेस किया जाता है वो शहर है, जिसको आप सिंगापुर, शंघाई, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 2018 में भी ये हालत थे, 2026 में भी यही हालत है। राव इंद्रजीत सिंह ने एक कारण जरूर सही बता दिया कि जितने नाले थे जहाँ से पानी बह के जाता था उन पर डेवलपमेंट तो क्या हुआ, कब्जा होकर कॉलोनियाँ और बाकी चीज़ें बन गई। वो किसने किया? या तो पॉलिटिशियंस थे या उनके जो संरक्षण प्राप्त जो बिल्डर हैं, छुटवैया, वो थे कॉर्पोरेशन ने। तो उस समय राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के सांसद रहे लंबे समय तक और केंद्र में मंत्री भी रहे मनमोहन सिंह सरकार में। अब वो बीजेपी के सांसद है 2014 से, केंद्र में मंत्री भी है। तो एक स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी खाली कारण बताने से समाप्त नहीं हो जाती, उनको समाधान भी बताना चाहिए और समस्या की नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अब सवाल क्या है कि आपने गुड़गांव को, पुराना गुड़गांव तो चलो सरकारों ने बसाया, हुड्डा ने बसाया, वहां भी समस्या है। वो कौन सा बेहतर है? वहां भी समस्या है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पुराना गुड़गांव था, उसके हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम वगैरह होगा। नया गुड़गांव तो बाद में बसाया जी। और जो डेवलपमेंट हुआ सो कॉल्ड वो प्राइवेट बिल्डर्स ने किया। लेकिन डेवलपमेंट जो हुआ है वो जैसे कहते हैं ना, कहावत है ऊंट के मुंह में जीरा। आपने मल्टी स्टोरी क्या स्काई स्क्रैपर बना दिए, 43 मंजिल 50 मंजिल तक की बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। सही बात है। पार्किंग है नहीं। अब क्या कर रहे हैं, अब जो इलाज सेक्टर्स में भी या डीएलएफ में भी अब बिल्डर फ्लो अलाउ किए जा रहे हैं। अब वो जो इलाज भी बता रहे हैं कि मेट्रो की तरह नीचे टनल बना के नाले बनाने पड़ेंगे। सर इसमें थोड़ा आप बहुत विनम्र तरीके से बात कर रहे हैं। गुड़गांव में मैक्सिमम रेवेन्यू आता है हरियाणा का, ऑलमोस्ट हाफ। जी, खर्चा कितना होता है वहाँ? सही बात, ये भी बात ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं। वो जो कह रहे हैं कि इतने लंबे समय से हो रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? वो खुद एमपी है ना। मतलब ये तो और ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि 25 साल से आप एमपी हैं, 22 साल से, ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार। नरेंद्र मोदी से एक मुलाकात की बड़ी चर्चा हो रही है, उसकी बात हम करेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले हम गुरुग्राम में जिस तरह हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ वो वाली बाढ़ नहीं, बारिश से जो बाढ़ आती है वो नहीं, ये जो नालों में जो पानी नहीं जा पाता उससे जो बाढ़ आती है, उस पर त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाह रहे थे। मतलब ये सचमुच देखिए, जो राव इंद्रजीत ने कहा है वो बात एकदम सही है
कि कांग्रेस के समय में, कांग्रेस सरकारों के समय में हुआ, लेकिन वो उसके हिस्सेदार हैं, वो उन्होंने नहीं बताया था। गुरुग्राम में सब कुछ ऊट पटांग डेवलपमेंट हुआ, जिसमें प्राइवेट बिल्डर्स को एकदम नियम कानून को ताक पे रख के सब कुछ दे दिया गया। उन्होंने पहले बिल्डिंग बना ली, उसके बाद सड़क सोचा। और जहां हम खड़े हैं इंडिया टीवी के स्टूडियो में, ये नोएडा में, यहां क्यों पानी नहीं भरता है? क्योंकि यहां पहले अथॉरिटी ने जमीन ले ली, सड़क बना दी, सीवरेज सिस्टम बना दिया, उसके बाद कहा। और वो किसी एक सरकार का नहीं, जब से नोएडा की प्लानिंग हुई है तब से लेकर आज तक सरकार दर सरकार ये बेहतर होता गया है। तो गुरुग्राम में ये क्यों नहीं हो सकता? और जो इंद्रजीत साहब ज्ञान दे रहे थे, वो ज्ञान अमल में आ जाए ना भाई। कितना सामान्य उन्होंने बताया कि टनल बना दो मेट्रो की तरह, पानी निकल जाएगा। तो कम से कम कुछ नहीं तो छोटे छोटे ही सही 3-3, 4-4 किलोमीटर के 4-5 जब तक बनाए होते, तो जितने सालों से हम लोग बात कर रहे हैं तब तक कुछ हो गया होता। लेकिन दुर्भाग्य से ये होता नहीं। और 10,000 मिलियनेयर का शहर है, सबसे ज्यादा है चेन्नई, वहां रहते हैं अगर मुंबई और दिल्ली एनसीआर को छोड़ दे। 100 करोड़ के फ्लैट है, लेकिन सर। जो बात जो सुझाव, वो जो उन्होंने तरीका बताया, जो आप भी कह रहे हैं, वो अरबों रुपए का नहीं, डॉलर का प्रोजेक्ट है। पूरे शहर के नीचे टनल खोदना, 50, सही कह रहे हैं सर, 50 मंजिला इमारत के नीचे टनल खोदने का मतलब वो नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा, मैंने इसीलिए तुरंत बोला क्योंकि वो तो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप तो पानी निकलने का 3-4 किलोमीटर का कोई बढ़िया एक ड्रेनेज सिस्टम बना सकते हैं ना। सबके नीचे आप खोद के थोड़ी नहीं बना पाएंगे, लेकिन 3-3, 4-4 किलोमीटर तय करके आप पानी फ्लो में निकल जाए, ये तो कर ही सकते हैं। लेकिन इंद्रजीत जी ने गंभीर बात कही है सर। क्या सर? मतलब ये सब की व्यवस्था एक तो पुराना है, ये लंबे समय से हो रहा है और इसको सुधारना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात बता दी। अच्छा किया बता दी, नहीं तो हमारी समझ में आता ही नहीं। अच्छा, आगे कुछ पॉलिटिकल खबर आपको बताता हूं। पंजाब की खबर इंपॉर्टेंट है। बीजेपी कैसे पंजाब की तैयारी कर रही है। पंजाब के राज्यसभा सांसद हैं संदीप पाठक, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए थे। इन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, माफ कीजिए, गृहमंत्री से मुलाकात की, मैंने प्रधानमंत्री कहा। माना जा रहा है कि दोनों के बीच पंजाब चुनाव को लेकर ही मंथन हुआ था। संदीप पाठक ने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट की जानकारी खुद दी है। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर अटकलें चल ही रही थी अभी हालांकि, लेकिन बीजेपी की तरफ से 2-3 बयान ऐसे आए जिससे कहा गया कि वो पूरी सारी सीटों में 117 सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने इस बात को कहा था। लेकिन संदीप पाठक पंजाब के बीजेपी आम आदमी पार्टी की जीत के एक अहम आर्किटेक्ट हैं और इसीलिए उनका बीजेपी में आना, उसका फोकस पंजाब को लेकर के पहले भी माना जा रहा था। वैसे भी जो वो 7 सांसद आए थे उनमें से 5 तो शायद पंजाब से ही आते थे, 6, उसमें राघव चड्ढा भी एक हैं। अब ये इनको तो बीजेपी ने राष्ट्रीय सचिव बना दिया, तो ये तो क्लियर हो गया कि अब ये संगठन में जाएंगे। ये चर्चाएं चल रही हैं, ये चर्चाओं में ही है, कितना आगे होगा पता नहीं, कि राघव चड्ढा शायद मंत्रिमंडल परिषद में जो है उनको जगह मिल सकती है, क्योंकि पंजाब को आगे दिखाना चाहती है अपनी प्रायोरिटी में भारतीय जनता पार्टी। तो इस मीटिंग की हम लोग बात कर लेते हैं एक बार पहले। समीर जी, क्या खबरें हैं? संदीप पाठक को कैसे यूज करना चाहती है बीजेपी और क्या मंत्रिमंडल परिषद में जगह पंजाब से किसी को मिलेगी? देखिए, संदीप पाठक ने अभी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिन के पंजाब के दौरे पर गए थे। उनके दौरे पर जाने के पहले बीएल संतोष जी को संदीप पाठक ने पंजाब का 117 सीटों का एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया था और इन्फॉर्मेशन दी कि आम आदमी पार्टी ने वहाँ कैसे काम किया है, कैसे सरकार बनी है और 117 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कहाँ मजबूत है, कहाँ आम आदमी पार्टी मजबूत है और आम आदमी पार्टी को किस तरीके से किन सीटों पर आया जाए, उसका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था। और मुझे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी संदीप पाठक का पूरा इस्तेमाल पंजाब की रणनीति बनाने में कर रही है और उनको स्पेसिफिकली कहा गया है कि पंजाब को लेकर आपको तैयारी करनी है और जो आप पंजाब का फीडबैक देंगे पार्टी से गंभीरता से लेगी, क्योंकि जिस बेहतर तरीके से पंजाब की राजनीति को फिलहाल आम आदमी पार्टी के परिप्रेक्ष्य से बात कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हिसाब से नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पंजाब को लेकर जो पूरी रणनीति रही है पिछले चुनाव को लेकर, उसके बाद संगठन को लेकर जमीनी स्तर पर, उस पर संदीप पाठक वहां देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो संदीप पाठक के पास जो पूरी आम आदमी पार्टी की जो ताकत है और आम आदमी पार्टी की जो कमजोरियां हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है और भारतीय जनता पार्टी संदीप पाठक के फीडबैक के आधार पर पंजाब में इस बार करेगी। और अब जब 2 दिन के लिए बीएल संतोष जी गए थे तो उन्होंने संदीप पाठक के आधार पर ही बैठकों के अंदर तमाम चीजों का वहां पर जिक्र किया है संगठन को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि उसके आधार पर ही उन्होंने पंजाब को लेकर अमित शाह जी को इंफॉर्मेशन दी होगी
इस पर आगे बात करते हैं सर। आपको एक और अहम बयान सुनाता हूं मैं। प्रकाश सिंह बादल, अब उनका अकाली दल का अलायंस होगा तो कब होगा उसकी बात करेंगे। सुखबीर बादल, माफ कीजिएगा, सुखबीर बादल, उनका अलायंस होता है कि नहीं आगे देखने में पता चलेगा। उनका एक उन्होंने भी अपनी तरफ से कैंपेन शुरू कर दिया है। पंजाब बचाओ रैली करते हैं वो आजकल पंजाब में, आम आदमी पार्टी की सरकार पर खूब बोलते हैं। इस बीच उन्होंने जिक्र किया अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल सिंह सांसद हैं पंजाब से और जेल में बंद हैं। जेल में बंद हैं ये भड़काऊ बयान देने के इल्जाम में। इनके ऊपर शायद रासुका भी लगाया हुआ है, वो पर लगा हुआ है। सेपरेटिस्ट माने जाते हैं और इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना रखी है। इनके पॉलिटिकल पार्टी को वोट ठीक ठाक मिल जाते हैं और इस चुनाव, इस असेंबली इलेक्शन में उनकी पार्टी को भी एक छोटा प्लेयर माना जा रहा था। तो इन्होंने अपने भाषण में अमृतपाल का खूब जिक्र किया। अमृतपाल की पार्टी का नाम है वारिस पंजाब दे। तो इन्होंने कहा कि ये कहां से वारिस हो गए पंजाब के। दुबई से आया था, छोटे छोटे बाल रखता था, अचानक आकर के इसने ये फ्रंट खोल लिया, लोगों को इसने बरगलाया। और ये तो वो आदमी है जो थानों के अंदर वो लेकर के जाता था, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को लेकर के जाता था। वो बहुत टकराव किया उसने जब वो पंजाब में उसकी एक्टिविटीज चल रही थी। पूरा प्रशासन वहां पर थम गया था, जब परेशान रहता था। उसका जिक्र भी इन्होंने किया सुखबीर बादल ने। सुनते हैं। 2022 भाई अमृतपाल अपने दुबई चो आया, बाल कट्टे, पूरी शेव, किसी नू कोई पिछोकड़ नहीं पता की करता है, कित्थों आया, किवें आया, किवें पहुंचा। इत्थे आके कहंदे मैं असी वारिस है पंजाब दे। वारिस वो पंजाब दे बन गए जेड़े गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नू दी ढाल बना के आप थाने च लेके जाणगे। दूजी गल, वड्डी गल है, इस परिवार का पिछोकड़ तुसी जानते हो। 1984 तो लैके 1984 तो लैके तकरीबन 1920 तक वो कांग्रेस दे मोडी सी, पिंड दे सरपंच रहे कांग्रेस दे। उदों याद नहीं आया पंथ, जदों कांग्रेस ने टैंकां तोपां ते दरबार साहब ते हमला किया, उदों उन्होंने दर्द नहीं आया। जदों हजारां भैन भरावां दा कतल किया कांग्रेस ने, उदों इन्होंने दर्द नहीं आया। उदों वारिस किधर गए। संदीप पाठक की अमित शाह से जो मीटिंग हुई उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अमृतपाल का सुखबीर बादल का मीटिंग में नाम लेना, इसका मतलब ही है कि इनको ये मानते हैं कि ये आदमी भी वोट खींचेगा, परेशान कर रहा है, आदमी परेशान कर रहा है, ये मतलब है जी? बिल्कुल ठीक बात है। और अभी संदीप पाठक साहब का जिक्र हुआ, एक बात बताऊं मैं, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन वहां क्या हो रहा है कि 5 कॉर्नर्ड फाइट हो गई है। और ये 5 कॉर्नर्ड फाइट जो कमजोर होती हुई आम आदमी पार्टियों की, उसके लिए एक मजबूत जगह पर बनाती है। मतलब वो 30-35% वोट पर भी अगर रह जाए तो भी, क्योंकि आप अकाली वहाँ पर मजबूत तरीके से या जो भी तरीके से लड़ रहे हैं, कांग्रेस वहाँ पर सबसे मजबूत पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और ये वारिस जो है वारिस पंजाब दे, वारिस पंजाब भी। तो वारिस पंजाब का एक छोटे इलाके में, ब्लॉक में वो है, लेकिन ये 4 कॉर्नर, 4 पार्टी यदि भगवंत मान के या आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ेंगी तो वो कमजोर रहकर भी जीतने की स्थिति में रहते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल साथ होते हैं कि नहीं होते, वो भी ये वैसा कि वैसा ये जो उत्तर प्रदेश में हम बात कर रहे थे कि भाई सब एका कर लें तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। और वारिस पंजाब का एक ब्लॉक में वो है, असर है, वोट है, खटूर साहिब में अच्छा है, खटूर साहिब, हाँ, तो वो असर है उनका। और जब सुखबीर साहब जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे सॉरी आप सर, आपकी बीच में रोका कि ये ऐसे लोग जो हैं ये एलिजिबल कैसे हैं वोट लड़ने के लिए, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया। वो सांसद बन कैसे गया? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में यदि उस बात को करेंगे तो होगा ना। और इसको आप देश के लिए खतरा मानते हैं? सर कश्मीर में भी तो ऐसा ही हुआ। सर राशिद इंजीनियर हैं, राशिद इंजीनियर जेल में रह के, डिब्रूगढ़ जेल में था, 2 लाख वोटों से जीता है जेल में रहते हुए सर। तो जेल में था, आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में। और फिर सुखबीर साहब को यूं भी समझिए कि अकाली दल की राजनीति तो धर्म की राजनीति है ना, इसलिए पंथिक वोट कहते हैं, तो इसलिए वो नुकसान हुआ। और अकाली दल के जवाब में जो खालिस्तान की पूरी राजनीति हुई कांग्रेस के जमाने में, वो भी उसका जवाब था। तो वो पंथिक राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है और भारतीय जनता पार्टी उसका एक छोटा प्लेयर के तौर पर भूमिका निभा रही है। लेकिन अभी एक अच्छी बात हुई कि समझ नहीं आ रहा कि वहाँ जो पंजाब है
जो सिख विरोधी दंगे हुए उसके बाद पंजाब निकल आया पूरी सब उस टेररिज्म से, लेकिन कांग्रेस के साथ वो खड़ा हुआ है लगातार, जिसे सिख विरोधी पार्टी के तौर पर देखा जाता रहा। और भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर कोई उस तरह से सिख विरोधी पार्टी के तौर पर नहीं देखी जाती, लेकिन अब ये हिंदुओं की पार्टी के तौर पर। हाँ, यही बात है कि ये तो हमको हिंदू बोलने वाले लोग हैं, आरएसएस से उनका झगड़ा ही है। क्या क्या एंगल बन रहे हैं सर पंजाब के चुनाव? देखिए, एक तो अभी विजय जी ने कहा कि 5 कॉर्नर कंटेस्ट की संभावना दिख रही है। अब पॉलिटिकल लॉजिक तो ये कहता है कि जो पार्टी सत्ता में है और जिसने पिछली बार 117 में से 92 सीटें जीती, हाई परसेंटेज जो वोटिंग के साथ, वो फायदे में रहेगी। लेकिन बीजेपी ये मान के चल रही है, जो बीजेपी के लोग हैं पंजाब में और संघ के लोग भी हैं, कि वो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। उनको लगता है कि उनका हिंदू वोट तो बढ़ेगा नहीं। अच्छा, ऐसा उनका आकलन है। और जो बाकी सिख वोट है, बाकी जो वोट है वो बढ़ सकता है, तो वो उसको अपने फायदे में मान वो अपने आप को, बीजेपी अपने आप को हिंदू वोट की अकेली दावेदार मान रही है, वो मान के चल रही है। हालांकि बहुत पॉलिटिकल लॉजिक इसलिए नहीं है उसमें, क्योंकि कांग्रेस को अच्छा खासा हिंदू वोट बैंक मिलता रहा है पंजाब में। दूसरा, जो सुखबीर बादल कह रहे थे, उनको एहसास हो गया है कि पंथिक वोट उनके नीचे से खिसक रहा है। ऐसा शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था उनको, अगर पहले हो जाता तो नौबत नहीं आती। इसीलिए वो सीधे उनको हेड ऑन ले रहा है, सीधा अटैक कर रहे हैं, जो बड़ा जोखिम का काम है पंजाब की राजनीति में, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अब नहीं, मैं कह रहा हूं कोई अमृतपाल का समर्थक हो या ना हो, आपने ध्यान दिया उन्होंने उनका नाम कैसे बुलाया? भाई अमृतपाल। तो चलो, वो तो पंजाब का हर आदमी अमृतपाल को एक धार्मिक चश्मे से जरूर तो वो सेंटीमेंट को भी ध्यान में रख रहा है, लेकिन अटैक भी कर रहा है। तीसरी बात जो मैंने 1-2 बार पहले भी कही, अभी आपने भी कहा कि अलायंस होगा कि नहीं होगा, BL संतोष जी ने भी कहा, अकाली दल ने भी थोड़ा सा रिजर्वेशन दिखाया। यह अलायंस दोनों पार्टियों को हक है, हर पार्टी को हक है, सब 117 सीटों पर लड़े, है ना। लेकिन पंजाब सीमावर्ती राज्य है, संवेदनशील राज्य है, और 2 दशक तक करीब उसने आतंकवाद झेला है, बड़ी मुश्किल से निकला है। तो पंजाब के हित को अगर आप ध्यान में रखें तो अकाली बीजेपी कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल म्यूचुअल बेनिफिट्स के अलावा देखें आप, हिंदू सिख कॉम्बिनेशन बनता है, अर्बन रूरल कॉम्बिनेशन बनता है जी। तो पंजाब जैसी स्टेट की डिमांड ये है कि एक स्टेबल सरकार बने जो पंजाब को आतंकवाद से स्टेट और नेशनल कॉम्बिनेशन भी बनता है सर जी। आतंकवाद से तो निकल आया, लेकिन जो मेन स्ट्रीम में पंजाब का भी बहुत प्रगतिशील राज्य माना जाता था आज से 40 साल पहले, आज तो बहुत पीछे है। ठीक है, अब ये देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार तो स्टेबल गवर्नमेंट रही है सर, सारे ये लॉजिक तो काम नहीं करता ना। सारे ये स्टेट सेंट्रल रिलेशनशिप की जो सरकार हो वो उसको थोड़ा मदद कर सकती। स्टेबल तो रही है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार में क्या हुआ, 5 साल वो चली है स्थायी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो जहां जैसे वित्तीय हालात उस प्रदेश के बन गए हैं, वो उसको अब केंद्र की मदद की सख्त जरूरत लगती है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप वाली चलिए सर, आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको बताते हैं। बंगाल के बागी सांसदों से जुड़ी हुई, टीएमसी के जो 20 बागी सांसद हैं, माफ कीजिएगा एनसीपीआई के, एनसीपी निकलता ही नहीं मुंह से, एनसीपीआई के जो 20 सांसद हैं, उनको लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने नोटिस भेजा है और 7 दिनों के अंदर उनसे जवाब मांगा है दल बदल कानून के तहत, क्यों ना उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इसका जवाब देना होगा उनको। ये नोटिस दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी अभिषेक बनर्जी की, वो टीएमसी के सांसद हैं, और उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि स्पीकर हमारी अर्जी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उस पर फैसला ही नहीं कर रहे हैं, हमने इनको डिस्क्वालीफाई करने की अर्जी दी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को टाइम बाउंड फैसला लेना चाहिए। इनकी मांग थी कि स्पीकर को नोटिस भी इशू किया जाए। नोटिस तो नहीं इशू हुआ, लेकिन वो नोट जरूर ले लिया स्पीकर साहब ने, और उन्होंने इनको ये नोटिस जो है वो इशू कर दिया है। अब ये अपना जवाब 7 दिन में दे देंगे। सवाल तो यह है कि स्पीकर फैसला कब करेंगे? त्रिपाठी जी देखिए, मुझे नोटिस स्पष्ट तौर पर दिखता है कि जो कुछ आप कह रहे हैं फैसला कब करेंगे, जो फैसला उन्होंने लगभग कर लिया है उसी को प्रोसेस में ठीक तरह से वो प्रोसेस में आ जाए, इसके लिए प्रक्रिया दुरुस्त हो जाए। निर्णय तो लगभग तय ही, अगर निर्णय नहीं होता तो वो क्यों दिखते भूपेंद्र यादव जी के घर पर सांसद जी लोग, क्यों वो लोग उस तरह की बात करते? सायोनी घोष जी ने तो क्या सुंदर, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, आप लोगों ने उस पर चर्चा ही नहीं की। आप उनकी चर्चा नहीं करते हैं आजकल, ये मुझे समझ में नहीं आता। इतनी अच्छी अच्छी बात उन्होंने कही, देश हित की, देश प्रेम की, जाने क्या क्या इधर वो बोल रही थी। उन्होंने तो ये तक बताया कि बताइए कैसा विपक्ष है जो सदन नहीं चलने दे रहा है। वाह,
इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, आप लोगों ने चर्चा की? आजकल सब सांसद गंभीर बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इसके बावजूद सौरभ जी पूछ रहे हैं कि वो निर्णय कब लेंगे ओम बिरला जी, ये प्रश्न है। वो प्रक्रिया को दुरुस्त कर रहे हैं। नोटिस चूंकि अभिषेक बनर्जी ने दी है, वो उनको नोटिस भेज रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब वो उसका जवाब आएगा। और जो एनसीपीआई को वैलिडेट करना है, जिसे आप कहते हैं ना, किसी चीज का एक वैलिडेशन तो करना होगा ना, हो जाएगा। मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो जो अगर मान लीजिए कोर्ट में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो प्रोसेस ठीक होना चाहिए, उस प्रोसेस की तैयारी है। देखिए, ऐसा मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, कानून के जानकार, जो कहते हैं कि इस बार ये इस काम में बीजेपी थोड़े वीक विकेट पर है। ये एनसीपीआई में विलय जो इन सांसदों का हुआ है, ये शायद ना टिक पाया अदालत में। स्पीकर साहब जो फैसला करें वो ठीक है, वो भी अपने लॉजिक, कानूनी लॉजिक के हिसाब से ही देंगे, लेकिन ये शायद उतना आसान नहीं है। देखिए, ये पहले दिन से कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग इस पर अलग अलग कई चर्चा कर चुके हैं। और जब तक ये पार्टी और पार्लियामेंट्री यानी संसदीय या विधायक वाला दल, इसको आप अलग अलग करके देखने की इतनी गुंजाइश रखेंगे, ये मामला कोर्ट में एनसीपीआई के पक्ष में जाएगा। आप कैसे रोक सकते हैं? अगर 2/3 सांसद उठकर पूरे के पूरे चले गए, वो कह रहे हैं कि भाई हम इस पार्टी में हैं और इस पार्टी के साथ हम हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। सर, एक बड़ी खबर आ रही है त्रिपाठी जी इस वक्त, आरक्षण में जो सुधार की मांग करने वाले लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनसे मिले हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। हर्ष दुबे, रण बहादुर चौहान, ये 2 युवक हैं, और ये इस जो आंदोलन इन लोगों ने किया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, इन्होंने भी जंतर मंतर पर आंदोलन किया था। इनसे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है और सौहार्दपूर्ण मुलाकात, चर्चा हुई, ये भी बताया जा रहा है उनकी तरफ से। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों से फिर मुलाकात होगी। जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार को लेकर के ये प्रदर्शन किया गया था। जेपी नड्डा जी ने ही कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, सौरभ दास और आशुतोष रांका से। जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है, हर्ष और ये जो दूसरे युवक हैं, इनकी मुलाकात हो रही है। इनसे पहले यूपी के ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात कर सकते हैं। अब इनसे मुलाकात का मतलब क्या है, ये समझना पड़ेगा। ये तो मामला कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गया, मतलब इंटरेस्ट से भी ऊपर हो गया है ये तो। देखिए, ये कौन है? ये लोग जो मांग कर रहे हैं, इसको सीधे सीधे आप बीजेपी के कोर सवर्ण वोट बैंक से आप जोड़ करके देख सकते हैं। और क्योंकि इनके आंदोलन को तो पुलिस ने ही हटाया वहां से, मतलब इनके प्रदर्शन को, धरने को तो सीजेपी वाले तो लेकर के गए थे, इस्तीफा लेकर के गए थे। सर, अभिजीत दीपके तो पुलिस ने उठाया था। उस आंदोलन में अभिजीत दीपके फाइनल अथॉरिटी था डिसाइड करने का। इसमें हर्ष दुबे फाइनल अथॉरिटी नहीं है। वो जिस तरीके से उसने वहां से किया है, उसका कितना विरोध मतलब उस चीजों को लेकर हो रहा है। और हर्ष दुबे अगर सहमति दे देंगे कि हमारी सरकार से बातचीत होगी, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे जो छात्र बैठे हुए उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन सरकार यह कोशिश कर रही है कि इस मामले को निपटाया जाए। आरक्षण आप तो कह रहे हैं वो कि उसकी बात उनकी बात मान लेंगे, कैसे तो सवाल ही नहीं उठता। आरक्षण को लेकर के इनकी मांग सुनी गई है, वो बड़ी बात है सर। आप तो बहुत आगे की बात कर रहे हो। यही संकट में डाल देगी पार्टी को, ये भी संकट में विचार कर रहे हैं। अब ये संकट में डालेगी या संकट टालने के लिए इनसे मीटिंग हुई है? नहीं, इनसे संकट टालने के लिए। मैं उनका पूरा पोस्ट पढ़ देता हूं जेपी नड्डा जी का। 21 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के उपरांत पूर्व निर्धारित समय के अनुसार श्री हर्ष दुबे, श्री रण बहादुर सिंह चौहान व श्री मृत्युंजय पाठक टीम के सदस्यों से सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। इस क्रम में हम शीघ्र ही फिर मिलेंगे, एक ही बार नहीं मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। अब बताइए, संकट में संकट को न्योता दिया जा रहा है या संकट टाला जा रहा है त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि अब जो बड़ा बदलाव हो चुका है, जिस पर हम लोगों ने कई बार बात की, आज उसको एकदम से पक्के तौर पर हम कह देते हैं। पार्टी में जो संकट मोचक, मध्यस्थ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब जाकर बात करेंगे, चाहे विरोध करने वाला, वो जगह अब नड्डा जी ने ले ली। अब राजनाथ जी के पास वो जगह नहीं रही, तो संकट मोचक वाली जगह नड्डा जी से राजनाथ जी से नड्डा जी पर शिफ्ट हो गई। नंबर 1, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट। दूसरा, जिस तरह से एक सवर्ण कह लें, जनरल कह लें, हम तो कई बार कहते हुए बचते हैं क्योंकि मेरी नजर में कोई सवर्ण या अवर्ण नहीं है, मेरी नजर में सब वर्ण है। जो जिसको जो काम आए, जो जिसको जो करना चाहे, सब उसी तरह से योग्य हैं, सब उसी तरह से अपनी उनकी एक कहें की प्रतिष्ठा है। लेकिन जो ये जिस नाम से आप जाने, उस वर्ग को लगातार लग रहा था कि हर पार्टी कूद के कहती है 70%, 80%, 85%, 90%, मतलब आरक्षण न हो गया, एकदम बढ़ाते चले जाओ। उसको लेकर बड़ा विद्रोह था।
कमाल की बात यह है कि वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी का एकदम पक्का वाला समर्थक है, और जो नया वाला जुड़ा है वो भी भारतीय जनता पार्टी का अभी पिछले 10 वर्षों में बड़ा पक्का वाला समर्थक हो गया है। तो भाजपा के लिए उबले आलू जैसा था, ना उगलते बने ना निगलते बने, तो अब करें क्या। और मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन हुआ, और उसमें चूंकि ये लड़का हर्ष दुबे उत्साही बालक है बहुत, लेकिन थोड़ा तेज बहुत है, मतलब मेरी भी जो इससे एक दो मुलाकात हुई, तो जिस तेजी में ये आंदोलन से चला गया मिलने और मिलकर फिर जल्दी से वहां तक पहुंच गया, तो इसको लेकर एक इसी आंदोलन के एक हिस्से को थोड़ा लगता है कि वो ठीक नहीं। लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से कहें तो बात करती दिख रही है, सरकार बात सुनती दिख रही है। सरकार ये आरक्षण सुधार या आरक्षण हटाओ आंदोलन जो भी है, इसको लेजिटिमाइज कर रही है मिलकर। ये बड़ी बात है। इनकी मांगे क्या हैं? आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जातीय आधार पर नहीं, एक परिवार एक आरक्षण, बस एक ही बार, आरक्षण प्रणाली की समय समय पर समीक्षा, ये नहीं कि चले ही जा रहा है। यूजीसी रोस्टर प्रणाली का विरोध, यूजीसी की नियमावली को लेकर के केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। वो भी यही कि भाई इसको सर वो तो ब्राह्मण अगड़ा विरोधी ना समझा जाए। कोई रास्ता नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। न्यूनतम योग्यता अंक भी होने चाहिए, चाहे आरक्षित सीट ही क्यों ना हो या आरक्षित कोई परीक्षा क्यों ना हो। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का दायरा बढ़ाया जाए और एससी एसटी कानून में संशोधन हो। ये सारी मांगे हैं जिनको लेकर के केंद्रीय मंत्री इनसे मुलाकात कर रहे हैं। मतलब ये तो चिमटे से ना छुए ऐसा मामला है। और ये सारी मांगे करने वालों से मिलना केंद्र सरकार के मंत्री का शब्द इस्तेमाल कर लो, समीक्षा। नहीं, लेकिन अगर रियलिस्टिक ग्राउंड पे मिल रहे हैं तो सरकार को तो ये काम करना ही पड़ेगा ना। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आज आप भावनात्मक हो रहे हैं। नहीं, इतने बड़े वर्ग को आप कैसे छोड़ सकते हैं? मैं पहले भी ये बात इतने बड़े वर्ग को आप 50% ओबीसी और बाकी सर आपको 15%, आप फिर कहां खड़े हैं? 27% आप खड़े हैं उस प्रचलित नैरेटिव के साथ। राजभर जी का बयान आपको नहीं ध्यान में आ रहा? सर मैं शुद्ध पॉलिटिकल बात कर रहा हूं सर। राजभर जी आपको मैं इनकी मांगों को कम करके आंक नहीं रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं मांगों के लॉजिक पे नहीं जा रहा हूं, मैं पॉलिटिकल लॉजिक पे। रामदास आठवले का बयान ये कैसे अफोर्ड कर रहे, मुझे समझाएं आप कि ये कैसे अफोर्ड कर सकती है बीजेपी इस वक्त इनसे मुलाकात करना। मैं तो ये समझना चाह रहा हूं, बताएं सर। मैं सरकार मिल रही है, वो तो जो हर्ष जी कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन ये तो पॉलिटिकली बहुत खतरनाक बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि पार्टी ने ये काम अब हर्ष दुबे को और उनको सौंप दिया। मंशा तो उनकी वही रही है हमेशा ही, समझे। तो अब ईमानदार, और ये मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जाति और आरक्षण पर लड़ा जाएगा। और ये जो फैसला है मुलाकात तो करनी चाहिए, मतलब मैं इसके विरोध में नहीं हूँ कि मिले नहीं, सरकार किसी से भी मिलना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली कोई फायदा करेगा इनको? आपको नहीं लगता सर? किसी भी हालत में नहीं होगा। नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अब के लिए समस्या ये है कि एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, कैसे दोनों को साथ कर चले। मतलब सवर्ण वर्ग का वोट भी चाहिए और पिछड़ों को नाराज भी नहीं करना है, दोनों को साथ लेकर चलना है। तो भारतीय जनता पार्टी उसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, दोनों को साथ ले। लेकिन ये बहुत मुश्किल है आज की तारीख में, क्योंकि रामदास आठवले का जो कल बयान आया है कि सारे देशद्रोही है जो आरक्षण हटाने की मांग कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर कहा है कि 1 तारीख से हम उनके खिलाफ आंदोलन सवर्ण वर्ग शुरू करने वाला है। ठीक है, तो ये नए फॉर्म ये बैलेंसिंग एक्ट है, अगर है तो इसकी जरूरत थी क्या? सर शॉर्ट में थोड़ा ब्रेक। मुझे नहीं लगता कि बैलेंसिंग एक्ट सक्सेस होगा। उसकी वजह 2 है। देखिए, बीजेपी दुविधा में है। एक तरफ कोर वोट बैंक है जिसने बीजेपी को राष्ट्रीय पार्टी तक पहुंचाया और एक मजबूत ताकत बनाया। दूसरी तरफ वो वोट बैंक है ओबीसी का, जिसकी बदौलत तीसरी बार लगातार सत्ता में आए। तो ये दुविधा की स्थिति है। और बीजेपी ने भी कहावत तो सुनी होगी कि दुविधा में 2 गए। उस दुविधा से कैसे उबरते हैं उनको चलिए, लेकिन है बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये। नहीं, लेकिन अब सरकार, ये बताइए, आप सारे लोग इतना पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं कि कोई आंदोलन कर रहा है, अपनी डिमांड कर रहा है, तो सरकार उसकी बात भी ना सुने। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप लोग तो लगातार मतलब अद्भुत तरीके से बात कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि उनको आप जबरदस्ती हटा भी दो, उनसे बात भी न करो, उनकी समस्या बने तो सुनो। क्यों? क्योंकि संवेदनशील मसला है, इसीलिए सरकार को सुनना चाहिए। और सभी जो नागरिक हैं, जब आप उनकी बात कहते हैं तो चाहे जिसकी बात हो सुननी पड़ेगी। चलिए सर, ठीक है, समय इतना ही था इस पर, तो फिर कल लंबी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, राजकुमार जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।